चैनल के वन शॉट वीडियो का खास बात यह है बालक कि कहीं ना कहीं तुम्हें कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल आसान करके समझाया ही जाएगा, साथ ही साथ क्वेश्चंस जो हम वीडियोस में करा रहे हैं वन शॉट वाले, वो क्वेश्चंस बालक ट्रेंडिंग क्वेश्चंस है। ट्रेंडिंग क्वेश्चंस कहने का मतलब, ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन बालक 2021 में पूछा गया है। अब जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं अगर वो तुम रिवाइज करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा तुम्हारे तैयारी के लिए। आउटडेटेड क्वेश्चंस करने से बालक कोई फ़ायदा नहीं है। क्वेश्चंस वो प्रैक्टिस करो जो अब बोर्ड पूछ रहा है। आउटडेटेड क्वेश्चंस करोगे तो कहीं ना कहीं रिवीजन जरूर होगा, वो अलग बात है, लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए कि क्वेश्चन सब कैसा पूछा जा रहा है ताकि तुम बेहतर परफॉर्म कर पाओ बालक। ये सब क्वेश्चन देखो, ये भी 2019 में पूछा गया है टर्म 1 में। ये देखो 2020-21 एसक्यूपी का, सीबीएसई का एसक्यूपी मतलब सिंपल क्वेश्चंस पेपर से ये सब क्वेश्चंस लिया गया है और सारा क्वेश्चंस वैसा कराने का प्रयास रहता है बालक कि वो क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम में डायरेक्टली आ जाए, तुम्हारे प्री बोर्ड में, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में, या तो वो क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाए या उसी टाइप के क्वेश्चन पूछा जाए। हर एक टाइप के क्वेश्चंस को इस वन शॉट वीडियो में कराने का कोशिश किया गया है बालक, और एक एक क्वेश्चंस तुम्हें कराया गया है। सबसे पहले हम लोग सिलेबस देखते हैं। टॉपिक का तो नाम समझ ही गए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सिलेबस को देख लेते हैं और हम लोग पहले कॉन्सेप्ट को जल्दी जल्दी रिवाइज कर लिया जाए। देखोगे ध्यान से, हमारे पास जो सिलेबस है बालक इस साल के लिए वो है ग्राफिकल मेथड ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यानी कि ग्राफिकल मेथड से हमें सॉल्यूशन निकालना सीखना होगा इक्वेशंस का। उसके बाद इक्वेशन कंसिस्टेंस है या इनकंसिस्टेंस है, इसके बारे में समझना होगा। एल्जेब्रिक कंडीशन फॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स को देख करके कैसे बताओगे कि वो जो इक्वेशंस है उसका कितना नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएगा, है ना। ये हम लोग सीखेंगे। सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एल्जेब्रिकली मेथड में बालक तुम्हें 3 है तुम्हारे सिलेबस में, बट इस बार 2 ही पढ़ना है, एक एलिमिनेशन मेथड और एक सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था, वो भी हम बताए हुए हैं चैनल पर अगर किसी बच्चे को जानना है तो, लेकिन इस वीडियो में हम लोग दोनों मेथड को पढ़ेंगे जो आ रहा है इस बार एग्जाम में, जो आ रहा है। उसके बाद सिंपल सिचुएशनल प्रॉब्लम्स, यानी कि कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स बालक देखेंगे। बहुत कॉम्प्लेक्स वर्ड प्रॉब्लम अब नहीं आ रहा है, लेकिन जो भी आ रहा है उसको देखेंगे रिसेंट में क्या पूछा गया है वर्ड प्रॉब्लम से। बात क्लियर है ना। चलो स्टार्ट करते हैं बालक चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलते किसको है ना, बोलते किसको है बालक। ध्यान से सुनना। ऐसा इक्वेशंस, सबसे पहले तो उसका लुक दिखाते हैं तुमको। ऐसा इक्वेशन जिसका लुक बालक कुछ ऐसा हो। यहाँ पर वेरिएबल जो है ना वो एक्स और वाई है। देखो 2 वेरिएबल है, इसीलिए बोला गया 2 वेरिएबल, है ना। यहाँ पर वेरिएबल एक्स और वाई है। यहाँ पर ए, बी और सी जो है ना बालक, ये रियल नंबर है। ए और बी और सी ये जो है ये रियल नंबर है। और यहाँ पर कंडीशन ये है ना कि ए और बी 0 नहीं होना चाहिए। ए और बी दोनों का दोनों 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ए 0 हो गया तो 0 × x ये कंप्लीट बालक 0 बन जाएगा। तो अगर ये कंप्लीट 0 बन गया तो ये बच जाएगा by + c = 0। तो अब तुम्हारे पास इक्वेशन में 2 वेरिएबल नहीं रहा, एक ही वेरिएबल रह गया, है ना, क्योंकि b और c क्या है, रियल नंबर है। b और c abc तो यहाँ पर रियल नंबर है। बात समझ गए। उसी तरीके से अगर b 0 हो जाए तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, 0 × y 0 हो जाएगा, है ना। तो फिर ये इक्वेशन सिंगल वेरिएबल में चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि a और b दोनों यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए फॉर 2 वेरिएबल सिचुएशन। अगर 2 वेरिएबल का इक्वेशन देखना है तो यहाँ पर a और b बालक 0 नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत, बात क्लियर है ना। और ए बी सी यहाँ पर रियल नंबर है, और जो ये 2 वेरिएबल है वो है x एंड y। यही डेफिनेशन तुमको यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा। कोई दिक्कत है। अब देखते हैं ना कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल क्या है, क्योंकि जब भी तुम 2 वेरिएबल वाले इक्वेशंस को सॉल्व करोगे, सिंगल वेरिएबल वाले तो इक्वेशन तुम 7-8 से ही सॉल्व करते आ रहे हो, 6 से ही स्टार्ट हो गया था तुम्हारे सिलेबस में, लेकिन अब हमें सॉल्व करना है 2 वेरिएबल वाला इक्वेशन। तो 2 वेरिएबल वाला इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बालक तुम्हारे पास 2 इक्वेशन होना बहुत जरूरी है, यानी पेयर ऑफ इक्वेशन रहेगा तभी तुम सॉल्व कर पाओगे। तो मेनली हमें इस चैप्टर में डील करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से, है ना। तो सबसे पहले समझते हैं कि उसका फॉर्म कैसा होता है। फॉर्म कहने का मतलब बालक होता है यहाँ पर लुक। लुक मतलब क्या कि वो दिखता कैसा है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी कि 2 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिखता कैसा है। पेयर मतलब 2, है ना। तो देखो यार, लीनियर इक्वेशन कुछ ऐसा दिखेगा, ध्यान से देखना।
b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन है ये जिसमें वेरिएबल ये दोनों है। उसी तरीके से दूसरा इक्वेशन लिख देते हैं, दूसरा इक्वेशन बालक लिख देते हैं। बात क्लियर है? इन दोनों इक्वेशन में अगर देखा जाए ऐसा ही कुछ दिखेगा। सबसे पहले तो यही लुक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का यही लुक है, ऐसा ही दोनों दिखेगा हमेशा। यहां पर क्या कंडीशन है भाई कि a1 b1 c1 a2 b2 और c2 ये सब का सब रियल नंबर होना चाहिए, है ना, रियल नंबर होना चाहिए, है ना। a1 है, फिर b1 है, फिर c1 है, a2 है, b2 है और c2 है, ये सारा का सारा रियल नंबर होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे a1 और b1, a2 और b2 ये चारों का चारों जीरो नहीं होना चाहिए। c1 c2 जीरो हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, क्योंकि फिर भी वो दो वेरिएबल का इक्वेशन रहेगा। बट a1 a2 जीरो नहीं होना चाहिए, b1 b2 जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि b1 b2 तुम समझ पा रहे होगे। अब a2 b2 में से कोई भी जीरो हुआ तो एक टर्म गायब हो जाएगा, अगर दोनों जीरो हुआ तो दोनों वेरिएबल ही गायब हो जाएगा। बात समझ रहे हो? तो ऐसा कुछ दिखता है। अब हम लोग समझते हैं ना कि सॉल्व करने का मतलब क्या होता है। मतलब क्या होता है, मतलब क्या ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो तो उसका मतलब क्या है। सबसे पहले एक इक्वेशन लिख करके हम तुम्हें समझाते हैं, है ना। जैसे मान लो अपने पास है, इसको वाइट कर लिया जाए, है ना, सही रहेगा। और इसको हम लोग कर लेते हैं भाई रेड। देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बालक। जैसे मान लो अपने पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है। बात समझ रहे हो? तुमको कोई बोले कि x और y का वैल्यू बता दो, नहीं बता पाओगे, नहीं बता पाओगे। यहाँ पर तुम रियल वैल्यू नहीं बता पाओगे, लेकिन हाँ कंडीशनल वैल्यू बता दोगे। इसको समझना बालक बहुत जरूरी है। कई एक बच्चे इक्वेशन सॉल्व करने का मेथड समझ जाते हैं लेकिन सॉल्व करने का मतलब नहीं जानते हैं, जिसके कारण वो अच्छे क्वेश्चंस में जो कॉम्प्लेक्स थोड़ा घुमा करके क्वेश्चन पूछा गया है ना, वहाँ पर वो फंस जाते हैं। ध्यान से सुनना हम क्या बोल रहे हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करना है तो हम बोल रहे हैं ना कि इसका तुम कंडीशनल वैल्यू बता सकते हो। सबसे पहले तो सॉल्व करने का बेसिक मतलब ये है ना भाई कि x और y का ऐसा वैल्यू पुट कर दो, x और y का ऐसा वैल्यू पुट कर दो ना कि LHS और RHS बराबर हो जाए, क्योंकि यहाँ बराबर लिखा हुआ है ना। ऐसा वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर वेरिएबल का कि LHS RHS ये वाला और ये वाला दोनों बराबर हो जाए। तो हम बोल रहे हैं ना कि यहाँ पर तुम इसका कंडीशनल वैल्यू निकाल सकते हो कि अगर x 2 है देन y इज इक्वल टू 3, है ना। अगर x 2 है तो y को 3 होना पड़ेगा, तो 2 प्लस 3 मिलकर के 5 हो गया, यानी कि RHS के बराबर हो गया LHS। बात समझ गए ना। तो ये एक इसका सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन ये रियल सॉल्यूशन, ये कंडीशनल सॉल्यूशन है कि अगर x 2 है देन y 3 है। इफ x इज इक्वल टू 1 देन y इज इक्वल टू 4। बात क्लियर है ना। इफ x इज इक्वल टू 4 देन y इज इक्वल टू 1। बात क्लियर है ना। इस तरीके से कंडीशनल वैल्यू बताया जा सकता है, लेकिन रियल वैल्यू नहीं बताया जा सकता, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताया जा सकता। तो एग्जैक्ट वैल्यू बताने के लिए किसी भी लीनियर इक्वेशन का हमें कम से कम 2 इक्वेशन चाहिए, तभी हम बता पाएंगे। अगर 2 वेरिएबल वाला इक्वेशन है तो तुम्हारे पास 2 इक्वेशन चाहिए, तभी तुम उसका एग्जैक्ट वैल्यू बता सकते हो। एग्जैक्ट वैल्यू बताने का मतलब अभी हम बता दिए कि वेरिएबल का ऐसा वैल्यू जो वेरिएबल के प्लेस पर पुट करने पर LHS और RHS दोनों बराबर हो जाए। बात समझ गए। जैसे एक इक्वेशन हम लोग यहाँ पर लेते हैं, जैसे कि देखो ध्यान से सुनो। हम बोले कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है और x माइनस वाई जो है ना ये बालक 3 है। इस तरीके से अपने पास इक्वेशन है। तो इसको सॉल्व करने का मतलब, सॉल्व तो भी करना सीखेंगे ही, इसको सॉल्व करने का मतलब ये है ना, ध्यान से सुनना, यही मेन बात है। इसको सॉल्व करने का मतलब ये है कि वेरिएबल का ऐसा वैल्यू फाइंड कर लेना जो वैल्यू इस इक्वेशन में रख लो, इस इक्वेशन में रख लो या इस इक्वेशन में रख लो, LHS RHS बराबर आ जाए दोनों में। मतलब वही एक्स वाई जब तुम यहां रखो तो ये 5 बन जाए, और वही एक्स वाई यहां रखो तो वो 3 बन जाए, तो वो हुआ इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन। बात समझ गए। तो तुम क्या क्या समझे। एक समझे कि मतलब क्या होता है सॉल्व करने का, मतलब वेरिएबल का ऐसा वैल्यू फाइंड करना जिस पर LHS RHS बराबर हो जाए। दूसरा बात तुम ये समझे कि अगर एक इक्वेशन दिया रहेगा 2 वेरिएबल का, तो हम लोग उसका दोनों वेरिएबल का वैल्यू नहीं बता सकते। दोनों वेरिएबल का अगर तुम्हें वैल्यू बताना है तो मिनिमम तुम्हारे पास 2 इक्वेशन होना चाहिए, अगर 2 वेरिएबल वाला इक्वेशन है तो, है ना। इसीलिए हमेशा पेयर में आएगा। इसलिए बालक
इस चैप्टर में ना हमेशा जो इक्वेशंस आएगा ना टू वेरिएबल वाला, वो पेयर में आएगा और उसे तुम्हें सॉल्व करना होगा। बात क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। देखो, अब सॉल्व करने का हमें दो मेथड पढ़ना है। एक एल्जेब्रिक मेथड में दो मेथड पढ़ना है। एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन सीख लेंगे, बहुत आसान है, तुम जानते भी होगे, बस रिवाइज करा देते हैं। और एक पढ़ेंगे हम लोग ग्राफिकल मेथड, वो भी देखेंगे, ग्राफिकल मेथड भी देखेंगे। दो तरीके से हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। तो देखते हैं बालक, बड़ा ही आसान तरीके से देखेंगे। अरे यार, पहले हम लोग देखते हैं एलिमिनेशन मेथड। इसके लिए एक इक्वेशन ले लेते हैं ना। एक इक्वेशन है बालक अपने पास x + y = 7 और x - y = हम ले लेते हैं बालक यहाँ पे 1 ले लेते हैं। बात क्लियर है ना? ये दो है इक्वेशन। अब जब दो इक्वेशन आ गया दो वेरिएबल वाला, तो हम लोग वेरिएबल का एग्जैक्ट वैल्यू बता सकते हैं जिस वेरिएबल के वैल्यू पर ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए। और जब जब बोलेंगे कि इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए, मतलब LHS RHS बराबर हो जाए, उस वैल्यू को वहां पुट करने पर। ये बात तो दिमाग में तुम्हारा बैठ गया होगा। तो अब ध्यान से सुनना। एलिमिनेशन मेथड का मतलब ये है कि वेरिएबल का एक वेरिएबल का जो वैल्यू है उसे एलिमिनेट कर दे, मतलब हटा दे। एलिमिनेशन मेथड का मतलब ये है कि एक किसी वेरिएबल को हटा दे। अगर किसी दो वेरिएबल वाले इक्वेशन से एक वेरिएबल को तुम एलिमिनेट कर दोगे, हटा दोगे, तो फिर वह सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। और सिंगल वेरिएबल का इक्वेशन सॉल्व करना तुम्हें बचपन से सिखाया गया है, तुम्हें आता होगा। तो कैसे एक वेरिएबल को हटाएंगे, ध्यान से सुनो, एकदम ध्यान से। हम ये बोल रहे थे ना कि लेट कर लेते हैं कि इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। हम यहाँ ध्यान से अगर तुम देखो तो तुम देख पा रहे हो कि अगर दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड करें ना, तो y अपने आप हट जाएगा। एक जगह प्लस में है, एक जगह माइनस में है। बहुत लोगों को ये भी मालूम नहीं होता है कि इक्वेशंस को ऐड कैसे किया जाता है, दो से ज़्यादा या एक से ज़्यादा इक्वेशंस को कैसे ऐड किया जाता है। अगर हम यहाँ पर इक्वेशन 1 को ऐड करें इक्वेशन 2 से, तो करना ये होता है कि LHS को LHS के साथ ऐड कर देना होता है और RHS को RHS के साथ ऐड कर देना होता है। यानी कि x + y + x - y = 7 + 1 हो जाएगा। देखो, दोनों इक्वेशन को ऐड किए तो दोनों LHS को ऐड कर दिए, एक LHS दूसरा LHS, और दोनों RHS को ऐड कर दिया। बात क्लियर है ना? अब देखो, ऐसा करने से क्या हुआ, y प्लस में और y माइनस में ये कैंसिल हो गया और x और x 2x आ गया और यहाँ पर जो है 8 आ गया, 7 + 1 8। अब तुम हमको बता दो कि ये जो इक्वेशन तुम्हारे पास आया है, ऐसा करने से, ऐड करने से, ये कितने वेरिएबल का है? सिंगल वेरिएबल का। यानी कि कहीं ना कहीं दूसरा वेरिएबल जो था y यहाँ पर एलिमिनेट हो गया, हट गया, है ना? तो एलिमिनेशन मेथड का गोल यही है कि किसी एक वेरिएबल को हटा दो, एलिमिनेट कर दो। बात क्लियर है ना? अब यहाँ से बताओ, तुम x का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो। x का वैल्यू आ गया यहाँ पर 8/2। 8/2 कितना आ गया बालक? 4 आ गया, है ना? x का वैल्यू यहाँ पर 4 आ गया। अब देखो, x का वैल्यू तो निकाल लिए, लेकिन दोनों वेरिएबल का वैल्यू निकालना है। दूसरा बहुत ही आसानी से निकल जाता है यहाँ से कि तुम क्या करो कि x का ये वाला जो वैल्यू है ना, इसको तुम पुट कर दो, या तो इसमें या तो इसमें, किसी में पुट कर दो, किसी में पुट कर दो, y का वैल्यू सेम आएगा, है ना? जैसे मान लो हम इसमें पुट कर दिए, तो ये कितना था भाई? x + y = 7 था। हमारे पास x का वैल्यू आया है 4, x का वैल्यू 4 आया है, हम x के प्लेस पर 4 पुट कर दिए, तो 4 + y = 7 आ गया, है ना? तो y = आ गया 7 - 4 यानी कि 3 आ गया। y = बालक 3 आ गया। अब y = 3 आ गया और x = 4 आ गया। ये दो जो x y का वैल्यू आया, मतलब वेरिएबल का जो ये दो वैल्यू आया, ये ऐसा वैल्यू है, ध्यान से सुनना, ये ऐसा वैल्यू है कि ये दोनों वैल्यू तुम इसमें पुट कर लो या इसमें पुट कर लो, LHS RHS बराबर हो जाएगा, तभी ये इसका सोल्यूशन है। चेक कर लिया जाए, पुट करके तुम चेक कर लो। देखो, x का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू 3 है, तो यहाँ तुम 4 पुट कर लो x के जगह पर और y के जगह पर 3। देखो, 4 + 3 7 आ गया, मतलब RHS के बराबर आ गया, यानी तुम सही बनाए हो। बात क्लियर है ना? उसी तरीके से ये वैल्यू यहाँ भी पुट करने पर RHS के बराबर होना चाहिए, दूसरे में भी, तो यहाँ पुट करते हैं। x के जगह पर 4 पुट कर लिए, माइनस y के जगह पर हम लोग 3 पुट कर लिए, तो 4 - 3, देखो 4 माइनस था ना, तो 4 - 3 1 आ गया, यानी कि RHS के बराबर आ गया। LHS RHS के बराबर आ जा रहा है वेरिएबल का वैल्यू रखने पर, यानी कि तुम इक्वेशन को सेटिस्फाई करा दिए। इक्वेशन को सेटिस्फाई कराने का मतलब तुम्हारा सोल्यूशन सही है। तो क्या सोल्यूशन था इस क्वेश्चन का बालक बाय एलिमिनेशन मेथड? x = 4 and y = 3। अब इसी क्वेश्चन को फिर हम लोग सब्स्टिट्यूशन से समझते हैं, इस मेथड को समझते हैं। कई एक बार तुम्हारे एग्जाम में मेंशन होता है कि इसी मेथड से बनाना है, तो उसी मेथड से तुमको बनाना होगा। फिर हम लोग इसी क्वेश्चन को देखेंगे ग्राफिकली सॉल्व करके, तो तुमको पूरा आइडिया लग जाएगा कि ये तीनों मेथड कैसे तुमको करना है।
है ना। यहाँ भी आंसर सेम आना चाहिए, मतलब x का वैल्यू 4 आना चाहिए और y का वैल्यू 3 आना चाहिए। फिर से एक बार लिखते हैं, हमारे पास था x + y = 7 एंड x - y = 1, ये था वाला, ये क्वेश्चन था। देखो सब्स्टिट्यूशन का मतलब है ना कि एक वेरिएबल का वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में निकाल लेंगे और फिर उसको दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। पुट करने का मतलब सब्स्टिट्यूट कर देना, और जैसे ही तुम सब्स्टिट्यूट करोगे ना तो वो जो दूसरा इक्वेशन है जो 2 वेरिएबल का था वो सिंगल वेरिएबल में हो जाएगा। देखो कैसे होगा, ध्यान से सुनना। हम ये बोल रहे थे ना, अभी जो इतना लंबा चौड़ा बात बोल दी है, बड़ा आसान बात बोले थे, ध्यान से देखो। हम क्या बोले ना कि इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, यहाँ से x का वैल्यू निकाल लो y के टर्म में। ध्यान से सुनना, x का वैल्यू निकाल रहे हैं y के टर्म में, फ्रॉम इक्वेशन 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 2 से। तो x = आ जाएगा 1, ये इधर माइनस में है, इस साइड जाएगा तो प्लस में, तो 1 + y आ गया। अब देखो x = इतना है, यानी कि x का वैल्यू है y के टर्म में। x का वैल्यू किसके टर्म में है बालक? y के टर्म में। अब जिस इक्वेशन से ये हरकत किए हैं, यानी कि एक वेरिएबल का वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में निकाले हैं, एक वेरिएबल का वैल्यू निकाले हैं दूसरे वेरिएबल के टर्म में, दूसरा वेरिएबल y है, y के टर्म में जिस इक्वेशन से निकाले हैं उसमें नहीं पुट करेंगे, जो बच गया इक्वेशन उसमें इसका वैल्यू पुट कर देंगे। मतलब क्या है कि ये जो अपने पास इक्वेशन था इसमें x का वैल्यू ये वाला पुट कर दिया जाए, है ना। x का वैल्यू कितना आया है? 1 + y, यहाँ पुट करते हैं तो बन गया 1 + y, यहाँ पुट कर दिए ये वैल्यू, और प्लस y = 7 आ गया, तो 1 + 2y = 7 आ गया बालक। अब तुम बताओ कि ये कितने वेरिएबल का इक्वेशन रह गया? एक वेरिएबल का इक्वेशन सॉल्व करना आसान है, यानी कि ये दोनों मेथड का अंतिम गोल यही है कि इक्वेशंस को एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर ले। यहाँ भी तो वही कर रहे थे, यहाँ भी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करके एक का वैल्यू निकाल के फिर पुट करके दूसरे का निकाल लिए, यहाँ भी यही करना है। दोनों का गोल यही है, बस तरीका अलग अलग है। तो यहाँ से बताओ, इस 1 को इधर ले चले तो 2y = 7, और ये 1 जाकर के माइनस होगा तो 7 - 1 6 हो गया, y = हो गया बालक 6/3, ये 6/2 है ना। y = देखो y = बालक यहाँ पर आ जाएगा 6/2 हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। 2 इधर डिवाइड में चला गया क्योंकि y के साथ यहाँ पर 2 मल्टीप्लिकेशन में था, उस साइड भेजेंगे तो डिवाइड में, 2 से ये कैंसिल हो गया, y का वैल्यू बालक 3 आ गया। y का वैल्यू यहाँ भी 3 ही आया था इस मेथड से भी, और यहाँ भी 3 आया। अब फिर वही काम जो इसमें किए थे, बहुत ही आसान है यार, पूरा का पूरा मैथ बहुत आसान है। फील से पढ़ो, फील लेकर के अगर पढ़ो तो बहुत ही आसान है। हम क्या बोल रहे हैं कि y का वैल्यू 3 आ गया। अब तुम्हारा मन, इस y का वैल्यू तुम इसमें पुट करो या इसमें पुट कर लो, कहीं भी पुट कर लो, आंसर सेम आएगा। कर लेते हैं। देखो x माइनस दूसरे में हम पुट कर रहे हैं, y का वैल्यू कितना निकला है भाई? 3 निकला है, तो हम यहाँ y के प्लेस पर 3 पुट कर दिए और 1 था = में। तो देखो x = 1 + 3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में इस साइड गया तो प्लस में, x का वैल्यू 4 आ गया। इस मेथड से भी भाई x का जो वैल्यू है वो 4 ही आया है, और एलिमिनेशन से भी 4 ही आया था। समझ गए? ये था एलिमिनेशन मेथड और ये था बालक सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर मेथड मेंशन ना हो तो तुम्हारा जो मन उस मेथड से बना लो, लेकिन अगर मेथड मेंशन हो तो वही मेथड को फॉलो करना है जो एग्जाम में बोला गया है ना, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा। अब देखते हैं कि ग्राफिकल मेथड कैसे है, इससे कैसे हम लोग किसी 2 वेरिएबल वाले इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। 9th क्लास में तुम ग्राफ बनाना सीखे होगे लीनियर इक्वेशंस का, नहीं सीखे हो तो एक बार हम शॉर्ट में रिवाइज करा दे रहे हैं अगर भूल गए हो तो, और उसके बाद अगले क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा ग्राफिकली। जैसे मान लो भाई हमारे पास एक इक्वेशन है x + y = ले लेते हैं 3 ले लेते हैं, है ना। इसका अगर हमें ग्राफ बनाना है, पहले तो ग्राफ बनाने आना चाहिए ना। तो तुम 9th में क्या पढ़े थे कि हम लोग क्या करेंगे ना कि एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में लिख लेंगे, यानी कि y को इधर रहने देते हैं और 3 और x को इधर ले चलते हैं, यानी कि x माइनस में चला जाएगा, इधर तो प्लस में था। तो इस इक्वेशन को ऐसे हम लोग लिख देते थे। इसका ग्राफ बनाना है, भूलना नहीं है, इसका ग्राफ हमें प्लॉट करना है। क्वेश्चन में यही था कि उसका ग्राफ प्लॉट करो, बात क्लियर है ना। तो इसका ग्राफ बनाना है, हम क्या किए कि y को इधर रखे और x को इधर ले चले तो 3 - x हो गया। अब कुछ नहीं करना था यहाँ पर ग्राफ बनाने के लिए, ध्यान से सुनो, कुछ नहीं करना था, हमको मालूम है तुम्हें याद ही होगा, बस हम तुम्हें एक बार रिवाइज करा दे रहे हैं, है ना। देखो इस तरीके से ये y एक्सिस ले लेना था और एक हम लोग यहाँ पर लेट कर लिया जाए x एक्सिस, इस तरीके से वाला कि यहाँ पर हम लोग x एक्सिस लेट कर लेते हैं, कोई दिक्कत? एक हो गया x एक्सिस।
तो ये वाला जो पॉइंट था यानी कि y और x का जो इंटरसेक्शन था इसको हम लोग 0 0 बोलते थे, यानी कि इस यहाँ पर x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों 0 0 होता था बालक। बात क्लियर है ना। अब हम लोग एक इस तरीके से टेबल बनाते थे, याद है क्या तुमको? यहाँ पर x लिख देते थे, यहाँ पर y लिख देते थे। x का डिफरेंट वैल्यू के लिए y का वैल्यू निकाल लो। x का डिफरेंट वैल्यू के लिए कहने का मतलब ये है कि अगर x हम यहाँ 1 रखें, x अगर यहाँ 1 रखोगे तो 3 - 1, देखो अगर x 1 रखोगे तो 3 - 1 यानी 2, y का वैल्यू 2 आ जाएगा। x यहाँ अगर 2 रखोगे, x का वैल्यू अगर 2 रखोगे तो 3 - 2 y का वैल्यू 1 आ जाएगा। x यहाँ अगर 0 रखोगे तो 3 - 0 यानी कि 3 आ जाएगा, y का वैल्यू 3 आ जाएगा। 3 पॉइंट एनफ था ग्राफ को बनाने के लिए, तुम्हें मालूम है। अब यहाँ पर ग्राफ को प्लॉट किया जाए, जैसे मान लो ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, इस तरीके से 4 तक काम अपना चल जाएगा, है ना। बस जल्दी से रिवाइज कर लेना है भाई। देखो यहाँ पर 3, यहाँ तक अपना काम चल जाएगा। अब पॉइंट को कैसे प्लॉट करते थे? पॉइंट में हम क्या करते थे, 1 और 2 को यहाँ लिख लेते थे। देखो 1, x पर 1 जाना है ना, ये बनाना है हमको, इस पॉइंट को प्लॉट करना है। तो हमें x पर 1 जाना होगा, y पर 2 जाना होगा। x पर 1 चले गए और y पर 2, यानी कि ये वाला पॉइंट कहीं यहाँ है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है बालक? 1 और 2, 1 और 2 इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। दूसरा पॉइंट ये हुआ, दूसरा पॉइंट प्लॉट करते हैं बालक। x का वैल्यू 2, x पर 2 चले जाओ और y पर 1 चले जाओ। देखो x पर 2 आ गए और y पर 1, यानी कि दूसरा पॉइंट कहीं यहाँ मिलेगा। क्लियर है ना। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 1। पहले हम लोग x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, ये सब तुम्हें मालूम होगा। x का वैल्यू, x पर 0 जाओ मतलब कि यहीं रुको, x पर 0 जाओ मतलब कि यहीं रुको, और y पर 3 चले जाओ यानी कि यहाँ पर कहीं बालक तीसरा पॉइंट मिलेगा। इस ग्राफ से बड़ा खास बात है, ध्यान से सुनना, ग्राफिकल क्वेश्चंस बनाने में बच्चों को बहुत दिक्कत हो रहा है, नहीं होगा, हम है ना। ध्यान से देखो, एक एक बात को समझा देते हैं, फिर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा। हम क्या बोल रहे हैं कि ये 3 पॉइंट हम लोग प्लॉट किए। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है? 0 और 3, x पर 0 और y पर 3। ये जो तीनों पॉइंट हम लोग प्लॉट किए इस मेथड से, इन तीनों पॉइंट को जैसे ही हम लोग बालक ज्वाइन कर देंगे, जैसे ही हम लोग इसको ऐसे ज्वाइन कर दें, जैसे ही ज्वाइन कर दें, तीनों पॉइंट को ज्वाइन करते हैं पहले बढ़िया से, है ना। देखो बालक, तीनों पॉइंट को हम क्या किए? ज्वाइन कर दिए, बस बस हो गया। देखो ये तीनों पॉइंट बालक ज्वाइन हो गया, कोई दिक्कत? ये जो लाइन आया ना, इसी लाइन को बोलेंगे कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन, ये ग्रीन कलर वाला जो लाइन आ रहा है बालक, ये जो लाइन है ना, ये लाइन, ये जो बालक लाइन है, ये ग्राफ है। ये क्या है? ग्राफ है। बोलोगे कि ये पूरा ग्राफ नहीं है, ये तो कार्टेशियन प्लेन था, ये पूरा ग्राफ नहीं है। ये जो लाइन है ना, लाइन, यही ग्राफ है। किसका ग्राफ है? ग्राफ ऑफ इक्वेशन 2 वेरिएबल का। क्या था वो? x + y = 3। x + y = 3 का यही जो है ना बालक, ये ग्राफ है। ध्यान रखना कि जब भी लीनियर इक्वेशन होगा ना तो उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होगा। देखो स्ट्रेट लाइन हो रहा है। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो बहुत बच्चे नहीं समझते हैं, वो बात बहुत अच्छे से समझना चाहिए तुम्हें। ध्यान से सुनना कि इस लाइन को अगर तुम एक्सटेंड करोगे ना बालक, कहीं भी एक्सटेंड करके देख लो, इस लाइन को ऐसे एक्सटेंड करते जाओ। इस लाइन को जब तुम एक्सटेंड करोगे ना, स्ट्रेट होना चाहिए। इस लाइन को एक्सटेंड करोगे तो इस तरीके से स्ट्रेट जाएगा, ऊपर में भी इस तरीके से जाएगा स्ट्रेट। तो ये जो स्ट्रेट लाइन जो जा रहा है ना, इसको कितना भी बड़ा बना दो, बोर्ड का तो एक लिमिट है ना, लेकिन तुम इसको कितना भी बड़ा बना दो, इस लाइन का एक एक पॉइंट, सुनना ध्यान से, इस लाइन पर लाई करने वाले एक एक पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और सेटिस्फाई करने का मतलब तुम समझ गए हो। सेटिस्फाई करने का मतलब कि इस लाइन पर जो भी पॉइंट है, जैसे देखो ये वाला पॉइंट हम ले लेते हैं, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखो, x पर 3 जाना पड़ेगा और y पर बिल्कुल नहीं जाना पड़ेगा। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3 और 0 है ना। x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा। तो तुम ये x के जगह पर रख लो और y के जगह पर रख लो, देखो वो इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगा। रख के देखो, x के जगह पर तुम 3 रखो, रख लिए, और y के जगह पर बालक तुम 0 रखो, तो देखो तो 3 + 0 3 आ गया, यानी कि LHS RHS के बराबर हो गया। तो बोल सकते हैं कि वो वैल्यू सही है, वो सेटिस्फाई कर रहा है। आगे देखो, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट तुम क्या बोलोगे? देखो y पर नीचे यानी कि -1 होगा, -1 होगा ना भाई। तो तुम ध्यान से सुनो, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? इस पॉइंट पर आने के लिए तुम्हें x पर जाना होगा 4, चले गए, और y पर -1 यानी कि 4 - 1 होगा, 4 - 1। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 4 - 1 है, 4 - 1। हम क्या बोले कि इस लाइन पर जो ये ग्राफ बनाए हैं, इसको अगर स्ट्रेट कर दोगे तो इस लाइन पर जितना भी पॉइंट आएगा, जो भी पॉइंट होगा, इस इक्वेशन को जरूर सेटिस्फाई करेगा
यानी कि इस इक्वेशन के LHS RHS को बराबर कर देगा, तो यार ये भी पुट करने पर बराबर होना चाहिए। करके देखो 4 और -1, देखो x के जगह पर x अपने पास क्या था, x + y = 3 था, इसी का ग्राफ था ना। तो x के जगह पर तुम पुट कर लो भाई 4 और y के जगह पर तुम पुट कर लो -1 = 3। देखो तो इसको सॉल्व किए तो 3 और RHS भी 3, यानी LHS RHS 3 हो गया। इस तरीके से तुम बीच वाला भी पॉइंट अगर पुट करोगे ना तो बराबर ही आना चाहिए। तो आई होप तुम अच्छे से ग्राफ का कॉन्सेप्ट समझे होगे कि एक तुम ग्राफ ड्रॉ किए लीनियर इक्वेशन का तो स्ट्रेट लाइन बनेगा और उस स्ट्रेट लाइन पर लाई करने वाले हर पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। अगर ये बात समझ गए हो तो तुम कोई भी ग्राफिकल क्वेश्चन बालक बहुत ही आसानी से बना सकते हो। ध्यान से सुनो, वही जो इक्वेशन जो अभी हम तुम्हें सॉल्व कर रहे थे एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन से, उसको हम तुम्हें ग्राफिकली सॉल्व करके बताते हैं बहुत ही आसान तरीके से। ध्यान से सुना और ग्राफ का हर पॉसिबल केस भी अभी समझ लेंगे। अरे एक क्वेश्चन नहीं छोड़ने देंगे भाई, एक क्वेश्चन नहीं छोड़ने देंगे। ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से, बस तुम्हें फॉलो करना है, नोट्स बनाना है, एक एक चीज़ को समझाने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरा है। हमको मालूम है कि तुम्हें क्या दिक्कत हो रहा है, कमज़ोर बच्चों को क्या दिक्कत हो रहा है, वो सारे दिक्कत पर एक एक करके वार करते हैं हम लोग, है ना। देखो भाई, हम क्या बोले कि एक y एक्सिस तो ड्रॉ कर ही लिए, एक x भी कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर एक x एक्सिस भी ड्रॉ कर लिए, कोई दिक्कत है। अब जिस तरीके से अभी तुरंत हम ग्राफ बनाए थे, इसको ग्राफिकली सॉल्व करने का मतलब ये है कि इसका एक ग्राफ बनाओ, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा क्योंकि लीनियर है और ये भी लीनियर है। लीनियर समझ रहे हो ना, वेरिएबल का पावर 1 होना चाहिए, है ना। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का मतलब वेरिएबल तो 2 है लेकिन वेरिएबल का पावर, ये पिछले 1 शॉट वीडियो में हम बताए थे पोलिनोमियल में कि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए। अगर 2 हो गया ना तो वो क्वाड्रेटिक है, 3 हो गया तो क्यूबिक है। तो लीनियर का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट बनेगा, यानी कि इसका स्ट्रेट लाइन बनेगा और इसका भी स्ट्रेट लाइन बनेगा। पहले दोनों का ग्राफ बना लेते हैं, 2 स्ट्रेट लाइन बनेगा ना, 2 इक्वेशन है तो। अरे अभी एक इक्वेशन था भाई, एक इक्वेशन था तो एक स्ट्रेट लाइन बना था, अब की बार तो 2 इक्वेशन है तो 2 बनेगा। दोनों को 1 बाई 1 करके बना लेते हैं, जैसे पहला का बना रहे हैं, है ना, पहले का बना रहे हैं। देखो थोड़ा इधर करके लिखते हैं भाई, चाहे यहाँ करके लिखते हैं। ध्यान से देखो, पहले वाले का x + y = 7 है तो हम बोल रहे हैं कि y = कितना हो जाएगा, पहले वाले में 7 - x हो जाएगा ना। y = 7 - x, y = x को इधर लाए तो 7 - x हो गया। अब इसके लिए देखो, इसके लिए हम इस तरीके से एक टेबल बनाते हैं। यहाँ पर लिख लिए x और यहाँ पर बालक लिख लिए, दिख रहा है ना तुमको अच्छे से? हाँ जी दिख रहा है। यहाँ पर x लिख लिए और यहाँ पर हम लिख लिए y। अब तुम बताओ कि x का वैल्यू अगर हम 4 ले ले, x का वैल्यू बालक अगर हम 4 ले ले तो y का वैल्यू आ जाएगा 3, है ना। x यहाँ पर 4 रखो तो 7 - 4 यहाँ पर 3 आ गया। उसके बाद देखो x का वैल्यू अगर 3 ले ले तो y का वैल्यू 4 आ जाएगा, यहाँ 3 रखोगे तो 7 - 3 4 आ जाएगा। x का वैल्यू अगर बालक तुम 5 लोगे, x पर 5 ले लो तो y का वैल्यू मिल जाएगा 2, है ना। यहाँ 5 रखोगे तो 7 - 5 2 मिल गया। क्लियर है? तो पहला का टेबल तैयार हो गया, पहला का ग्राफ बना लेते हैं जल्दी से। टेबल अगर तैयार हो ही गया तो ग्राफ बना लेते हैं। क्या करना था, एक एक पॉइंट को प्लॉट कर लेना था। तो पहले नंबरिंग कर लेते हैं। देखो मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 0.4 है, ये 5 है, ये 6 है। y पर मान लो कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये बालक 4 है। इस तरीके से, हाँ 4 तक हमें चाहिए भी था उस इक्वेशन में, y का वैल्यू मैक्सिमम 4 तक चाहिए था तो 4 तक हम लोग ले लिए। यहाँ तक क्लियर है ना। अब देखो पहला पॉइंट हम ये वाला प्लॉट करते हैं, 4 और 3। x पर 4 जाना है, y पर 3 जाना है। तो x पर x एक्सिस पर हम लोग चले गए 4 और y पर चले गए 1 2 3, यानी कि ये वाला पॉइंट है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है वाला, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 4 और 3। इस तरीके से मिला। एकदम ध्यान से देखो यार, एक क्वेश्चन नहीं छोड़ने देंगे, एकदम ध्यान से। 4 और 3, कोई दिक्कत? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया 4 और 3। दूसरा पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं जल्दी से, 3 और 4। 3 और 4 मतलब क्या, x पर 3 और y पर 4, y पर 4। x पर 3 चले जाओ, x पर 3 और y पर 4, यानी कि ये पॉइंट बालक तुमको यहाँ मिलेगा। इसका कोऑर्डिनेट कितना है, 3 और 4, इसका कोऑर्डिनेट। अच्छा कोऑर्डिनेट को हम इधर लिख लेते हैं, है ना। इसका है 3 और 4। चलो अगला 5 और 2। x पर चले जाओ 5 और y पर चले जाओ 2, x पर 5 चले जाओ y पर 2, तो यहाँ पर कहीं ये पॉइंट मिलेगा, है ना। इसको भी रेट से। तो ग्राफ अगर इसका प्लॉट करना हो तो अभी अभी तुम सीखे कि बस तीनों पॉइंट को तुम क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। तीनों पॉइंट को बालक हम लोग ज्वाइन जैसे ही किए, है ना, ये बन गया ग्राफ। थोड़ा अच्छे से ज्वाइन करे भाई, हाँ, और इसको थोड़ा ठीक कर देते हैं। ये बन गया ग्राफ। ये किसका ग्राफ बना, ये किसका ग्राफ बना, ये बालक ग्राफ बना इक्वेशन किसका, पहला, यानी कि x + y
इज इक्वल टू 7 का ये ग्राफ बन गया। अब दूसरे इक्वेशन का ग्राफ बना लेते हैं। चलो इसको यहाँ प्लॉट कर लेते हैं। देखो ध्यान से सुनना, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं क्या, y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। देखो y इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे बालक यहाँ पर x माइनस वन। हम क्या कहना है कि y को इधर लाए, 1 को इधर लाए, तो y इधर प्लस में आ गया और 1 इधर आया तो x माइनस 1 हो गया, x माइनस 1। इस तरीके से कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए। आगे देखो हम क्या बोल रहे हैं कि y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 आ गया, यानी कि y का वैल्यू x के टर्म में निकाल लिया। अब टेबल बना लेते हैं, यहाँ लिख लिए x और यहाँ लिख लिए बालक y, है ना, x और y लिख लिए, x और y लिख लिए। अब x का अलग अलग वैल्यू, जैसे मान लो x का वैल्यू हम 2 पुट किए, x का वैल्यू 2 यहाँ पुट किए, तो y का वैल्यू कितना मिला, 2 माइनस 1 यानी कि 1 मिल गया। x का वैल्यू अगर हम 3 पुट किए, x का वैल्यू 3, तो 3 माइनस 1 कितना मिल गया बालक, 2 मिल गया। अगर x का वैल्यू हम 4 पुट कर ले उसी तरीके से, है ना, तो 4 माइनस 1 3 मिल गया। कोई दिक्कत? अब एक एक वैल्यू को हम लोग पुट कर लेते हैं। देखो पहला पॉइंट बनाते हैं, 2 और 1, x पर जाना है 2, x पर जाना है भैया हमें 2 जाना है, चले गए, और y पर कितना 1 जाना है, y पर 1 जाना है। ठीक है, पहला पॉइंट मिल गया, है ना। पहला पॉइंट को हम लोग क्या लिखे, 2 और 1 लिख लेते हैं, 2 और 1। उसके बाद देखो दूसरा 3 और 2, x पर चले जाओ 3 और y पर चले जाओ 2, यानी कि दूसरा पॉइंट यहाँ मिल गया। तीसरा पॉइंट 4 और 3 है ना, इसको लिख लेते हैं, ये कितना था 3 और 2, है ना। इसके बाद 4 और 3, तो x पर चले जाओ 4 और y पर चले जाओ 3, यानी कि x पर 4 जाना है, y पर 3। अच्छा ये वाला पॉइंट आ गया, ये वाला पॉइंट आ गया। तो इसका क्या था कोऑर्डिनेट 4 और 3, 1 2 3 पॉइंट आया। इसके लिए भी इन तीनों पॉइंट को, 3 पॉइंट एनफ है भाई, 3 पॉइंट बहुत ज़्यादा है, कोई दिक्कत? 3 पॉइंट से तुम आराम से ग्राफ को प्लॉट कर सकते हो। बस ये तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो, तीनों पॉइंट को तुम ज्वाइन कर दिए, कोई दिक्कत? अब देखो ध्यान से सुनना, यहीं पर मेन कॉन्सेप्ट है, एकदम ध्यान से सुनना। तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिए, तो सबसे पहले तो ये हम लोग समझ लें, सबसे पहले बालक ये समझ लें कि ये जो ग्राफ बना ना, ये दूसरे वाले इक्वेशन का बना, डेट इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इसका ग्राफ बना। समझना यहाँ पर ये है कि अब सॉल्यूशन कैसे डिसाइड करें, कि सॉल्यूशन क्या है। ग्राफ तो बना लिए, सॉल्यूशन कैसे डिसाइड करें। अब ध्यान से सुनना, इस पॉइंट को बारीकी से देखो, इस पॉइंट को बालक तुम बारीकी से देखो। x 4 है और y 3 है, पहला वाला x होता है, पहला वाला क्या होता है, x कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तुम बेसिक में जानते हो। तो हम ये बोल रहे थे कि ये पॉइंट ना इस लाइन पर लाई है। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर ये पॉइंट इस लाइन पर लाई है, तो इसका मतलब ये निकलता है कि ये पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x के जगह पर रखे और y कोऑर्डिनेट y के जगह पर रखे, तो ये जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाई कर जाएगा। क्योंकि अभी बताए थे कि लाइन पर जितना पॉइंट है, किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x की जगह पर रख दो, y कोऑर्डिनेट y की जगह पर रख दो, तो वो इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगा, यानी LHS RHS बराबर हो जाएगा। तुम रख के देख भी सकते हो, देखो यहाँ 4 रखो, है ना, इसी का ग्राफ था ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 का ये ग्राफ था, और y की जगह पर तुम 3 रख लो, तो 4 प्लस 3 कितना हो गया 7, 7 इज इक्वल टू 7। कोई दिक्कत? सेटिस्फाई कर गया। दूसरा हम लोग ये देख रहे हैं भाई कि इस इक्वेशन का ग्राफ ये है ब्लू वाला, और इस ब्लू पर भी ये पॉइंट लाई कर रहा है, यानी कि इस इक्वेशन को भी यही पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, है ना। इस इक्वेशन को इस लाइन पर लाई करने वाले सारे पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन ये भी कर रहा होगा 4 और 3 भी कर रहा होगा। देख लिया जाए, यहाँ 4 रख लिया जाए और यहाँ 3 रख लिया जाए, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 आ गया, 4 माइनस 3 किए तो 1 आ गया, और ये 1 RHS के बराबर आ गया, LHS इज इक्वल टू RHS हो गया, यानी इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर गया। बात क्लियर है? तो जब हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना भाई, तो हम लोग x और y का ऐसा वैल्यू निकालते हैं जो दोनों को सेटिस्फाई कर जाए, तो वो आंसर होता है। तो x इज इक्वल टू 4 और 3 इसको भी सेटिस्फाई कर दिया, इसको भी कर दिया। क्यों कर दिया? कि ये पॉइंट इस लाइन पर भी लाई कर रहा था और सेम पॉइंट इस लाइन पर भी लाई कर रहा था। बात समझ गए ना? वैसे तो इस इक्वेशन को बहुत सारे पॉइंट इस लाइन पर लाई करने वाले इनफाइनाइट पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई कर देंगे, है ना। इस लाइन पर लाई करने वाले इनफाइनाइट पॉइंट्स इसको एक्सटेंड कर दे और इसको और एक्सटेंड कर दे, तो जितने भी पॉइंट आ रहे होंगे वो सारे पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देंगे। लेकिन वो सॉल्यूशन नहीं होगा अपना सॉल्यूशन वही होगा जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। बात समझ गए ना? तो दोनों इक्वेशन को जो सेटिस्फाई करेगा वो कॉमन पॉइंट होगा, क्योंकि यही पॉइंट इस लाइन पर भी लाई कर रहा है,
और डेट इज 4 और 3। x का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से ग्राफिकली हम लोग बना पाए कि x का वैल्यू 3, x का वैल्यू 4 आ गया, पहला वाला x होता है, और y का वैल्यू बालक 3 आ गया। और तुम पीछे के क्वेश्चंस में देख लो, x का वैल्यू सेम क्वेश्चन था, x का वैल्यू 4 आया था और y का 3, x का वैल्यू बालक 4 और y का वैल्यू 3 आया था, ग्राफिकली भी वही आ गया। तो आई होप बालक अच्छे से तुम इस बात को समझे होगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, तुमको लग रहा है कि वीक से वीक बच्चा भी इसे समझ सकता है, रिवीजन के लिए अगर अच्छा वीडियो तुम्हें लग रहा है, तो यार प्लीज़ वीडियोस को दोस्तों तक जरूर पहुंचाना, है ना। काफ़ी रिसर्च से वीडियो बनाया जा रहा है, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाना। और क्वेश्चन तो बेहतरीन हो ही रहा है, क्वेश्चंस भी डिस्कस करना उन लोगों से, है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का हेल्प हो सके, कहीं ना कहीं उनका बेहतर प्रिपरेशन हो सके। जब वो एग्ज़ाम में बैठे तो ज़्यादा स्ट्रेस ना ले, उन्हें मालूम रहे कि हम मेरा तैयारी बढ़िया है, कहीं ना कहीं वहीं से क्वेश्चंस आ रहा है। बात क्लियर है ना बालक। अब देखो 3 पॉसिबल ग्राफ, ये भी तुमको बहुत अच्छे से समझना है, यहाँ पर ध्यान से सुनना। अब बस 2 बात तो बच गया, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पर आ जाएंगे। बस 2 बात ध्यान से सुनना। हम क्या बोल रहे थे कि 3 पॉसिबल ग्राफ ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल वाले इक्वेशंस का 3 ग्राफ पॉसिबिलिटीज है, यानी ग्राफ 3 तरीके का बनेगा, है ना। जैसे मान लो अपने पास पेयर ऑफ इक्वेशन ऐसा है, a1x स्टैंडर्ड लुक वाला, जनरल लुक वाला बालक, b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और एक है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये मान लो 2 इक्वेशंस है। तो जब तुम दोनों इक्वेशन का बालक ग्राफ बनाओगे ना, तो 3 तरीके का ग्राफ ज़्यादा से ज़्यादा तुम बना पाओगे। एक ग्राफ ऐसा होगा, ध्यान से सुनना, एक ग्राफ बालक ऐसा होगा जो अभी हम लोग बनाए थे। अभी हम लोग ग्राफ बनाए थे ना, देखो एक ग्राफ ऐसे गया, एक ग्राफ ऐसे गया, दोनों एक जगह कट गया, एक जगह इंटरसेक्ट कर गया। तो एक ग्राफ बालक ऐसा हो सकता है कि दोनों ग्राफ जो है ना वो एक जगह आकर के इंटरसेक्ट कर जाए, ठीक ना, एक जगह इंटरसेक्ट कर जाए। एक जगह इंटरसेक्ट किया, देखेंगे इसको, पहले इसको देख लेते हैं। देखो एक ग्राफ बालक, एक ग्राफ का पॉसिबिलिटीज ऐसे हो सकता है कि एकदम बिल्कुल एक इक्वेशन का, मान लो इसका ग्राफ ये है और दूसरे वाले का ये है, ये दोनों ग्राफ बिल्कुल पैरेलल होगा, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, नो एट एनी पॉइंट। कहीं पर बालक ये इंटरसेक्ट, क्योंकि पैरेलल लाइन कहीं इंटरसेक्ट तो करता नहीं है, तुम जानते हो, तो ये कहीं इंटरसेक्ट करने वाला नहीं है। पैरेलल दिख रहा है ना तुमको, नहीं दिख रहा है तो मान लो कि ये पैरेलल है ना, हमको तो लग रहा है कि पैरेलल है, चलो तुमको भी लगना चाहिए। और एक पॉसिबिलिटी ये है कि एक इक्वेशन का जब हम ग्राफ बनाए ना तो ऐसे बने, और दूसरी इक्वेशन का जब ग्राफ बनाए ना भाई, तो एग्जैक्टली ध्यान से सुनना, हम जो बोल रहे हैं एकदम एग्जैक्टली इसके ऊपर आ जाए, एग्जैक्टली इसी के जस्ट ऊपर आ जाए, वो ग्राफ भी एग्जैक्टली इसके ऊपर आ जाए। बात समझ रहे हो क्या? मतलब कि एक इक्वेशन का जो ग्राफ बना ना, ग्राफ मतलब एक स्ट्रेट लाइन बनेगा क्योंकि लीनियर इक्वेशन है, तो वो जो बन रहा है ना, दूसरे इक्वेशन का भी ग्राफ जस्ट उसके ऊपर आ जाए। ये 3 ही पॉसिबिलिटीज है, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है ग्राफ बनने का लीनियर इक्वेशन का, अगर पेयर ऑफ इक्वेशन हो तो। बात क्लियर है ना। अब 1 बाय 1 डिकोड करते हैं। देखो बालक, पेयर ऑफ इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब क्या है कि एक ऐसा वैल्यू फाइंड करना x का और y का, मतलब दोनों वेरिएबल का, जो दोनों इक्वेशन पर सेटिस्फाई कर जाए, यानी कि वो जो पॉइंट है वो दोनों लाइन पर होना चाहिए। तो यार ये वाला जो पॉइंट है ना, ये दोनों लाइन पर है, इसीलिए पिछले क्वेश्चन में क्या हुआ था कि इस पॉइंट, ये दोनों लाइन पर था, तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है ना, इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर दिया था और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर दिया था, सेम पॉइंट, इसीलिए 4 और 3 आंसर हो गया था। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा और यही पॉइंट इसके भी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। तो यहां से अपने पास x और y का, ध्यान से सुनना, x और y दोनों का एक सिंगल वैल्यू मिलेगा, है ना, सिंगल वैल्यू मिलेगा, एक ही वैल्यू मिलेगा, x का एक वैल्यू और y का एक वैल्यू मिलेगा, दोनों का सिंगल वैल्यू मिलेगा, जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे रहा है, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे रहा है, यानी कि सॉल्यूशन होगा वो। तो ऐसे केस में बोलते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन मिला। क्या हम लोग बोलेंगे बालक? यूनिक सॉल्यूशन मिला। यूनिक सॉल्यूशन मतलब क्या? यूनिक सॉल्यूशन करने का मतलब कि बस एक ही ऐसा x है और एक ही ऐसा y है जो इन पेयर ऑफ इक्वेशन को, मतलब इन पेयर ऑफ इक्वेशन का वो सॉल्यूशन है। बात क्लियर है? मतलब सेटिस्फाई कर देगा। यहां देखो, इस लाइन पर मल्टीपल ऐसे पॉइंट्स होंगे जो इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देंगे, इस लाइन पर मैक्सिमम ऐसे पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट्स ऐसे पॉइंट्स होंगे जो इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देंगे, लेकिन ऐसा एक भी पॉइंट तुम्हें नहीं मिलेगा
जो दोनों के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। एक भी पॉइंट नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें कोई कॉमन पॉइंट है ही नहीं। ये इसको आगे एक्सटेंड कर दोगे ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, कहीं पर ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा, यानी कि कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा। ऐसा एक भी पॉइंट नहीं मिलेगा जिसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट रखने पर दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए, यानी कि यहाँ से नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन तुम नहीं बता पाओगे, नो सॉल्यूशन। हाँ जी, ऐसा भी इक्वेशंस होता है, ऐसा भी पेयर ऑफ इक्वेशंस मिल सकता है ना जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो, मतलब एक भी एक्स ऐसा ना मिले और एक भी ऐसा वाई ना मिले जो रखने पर दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए। समझ गए ना? अच्छा, अब यहाँ देखते हैं, यहाँ देखते हैं, ध्यान से सुनो। ये दोनों ग्राफ एक दूसरे के ऊपर आ गया है, आ गया था ना, एक इक्वेशन का ग्राफ ये, दूसरे इक्वेशन का ग्राफ ये जस्ट ऊपर आ गया। अब की बार क्या हुआ कि ये दोनों लाइन का एक एक पॉइंट दोनों के इक्वेशन में पुट करोगे ना तो वो सेटिस्फाई कर जाएगा। एक एक पॉइंट, यानी यहाँ पर मल्टीपल ऐसा पॉइंट है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा, यानी कि यहाँ पर बोल सकते हो इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। ये जो ग्राफ है ना बालक, ये मेनी सॉल्यूशन का है, मेनी सॉल्यूशन का है, कोई दिक्कत? ये जो ग्राफ है ये मेनी सॉल्यूशन का है। तो ध्यान से सुनना, एक टर्म आया था कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अगर सॉल्यूशन तुम निकाल पाओ तो वो कंसिस्टेंट इक्वेशंस होता है, मतलब बोला जा सकता है कि वो कंसिस्टेंट था, दोनों का सॉल्यूशन निकल गया, दोनों पेयर ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन निकल गया। तो ये दोनों जो ग्राफ है ना बालक, ये कंसिस्टेंट इक्वेशंस का है, और इनकंसिस्टेंट मतलब जिसका सॉल्यूशन ना निकल पाए, तो ये जो ग्राफ है ये इनकंसिस्टेंट इक्वेशन का है। कोई दिक्कत बालक? आई होप तुम ग्राफ को अच्छे से समझ गए होगे। कोई दिक्कत? जब सॉल्यूशन निकल जाए, यहाँ सॉल्यूशन निकला एक, यहाँ निकला मेनी, तो सॉल्यूशन तो निकला ना, उसको बोलेंगे कंसिस्टेंट, और जहाँ पर ना निकले उसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। तो ग्राफ अच्छे से समझ गए। बस एक थ्योरी बच गया, उसके बाद धड़ाधड़ क्वेश्चन करेंगे। थ्योरी ये बचा हुआ है कि हम लोग वेरिएबल के कोफिशिएंट को देखकर भी इक्वेशंस में बता सकते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन आएगा, नो सॉल्यूशन आएगा या मेनी सॉल्यूशन आएगा, बस कोफिशिएंट को देख करके। कोफिशिएंट कहाँ है? ध्यान से सुनना। देखो यहाँ पर x का कोफिशिएंट ये है, y का कोफिशिएंट ये है, और ये जो है ये कांस्टेंट टर्म है। ये बालक x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और ये कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट्स को देख करके, वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को देख करके हम लोग तुरंत बता सकते हैं कि वो सॉल्यूशन क्या है, कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है। सॉल्यूशंस आएगा तो कैसा आएगा, यूनिक सॉल्यूशन और मेनी सॉल्यूशन। ध्यान से सुनो, यहाँ पर सारा बात लिखा हुआ है। यहाँ पर दो पेयर ऑफ इक्वेशन लिया गया है, वही जनरल फॉर्म वाला, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट a1, y का कोफिशिएंट b1, c1 कांस्टेंट टर्म है, x का कोफिशिएंट a2, y का कोफिशिएंट b2 और c2 जो है वो कांस्टेंट टर्म है दूसरे इक्वेशन का। हम बोल रहे हैं ना कि x के कोफिशिएंट का रेशियो निकाल लो। x का कोफिशिएंट a1 है, यहाँ पर दूसरे इक्वेशन में a2 है, और y के कोफिशिएंट का रेशियो निकाल लो। y का कोफिशिएंट b1 और यहाँ b2, रेशियो निकाल लो, मतलब बट्टा करा दो। अगर ये नॉट इक्वल आता है, मतलब दोनों जो रेशियो है, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू अगर बराबर नहीं आता है, तो बोलोगे कि यूनिक सोल्यूशन है ना। क्या सोल्यूशन? यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन मतलब क्या? ये वाला ग्राफ बनेगा, है ना, ये वाला ग्राफ। अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो जाए बालक, तो ग्राफ बनेगा ऐसा, इंटरसेक्टिंग लाइन। एक सॉल्यूशन आएगा क्योंकि यूनिक है, यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा, अगर a1/a2 मतलब कि x के कोफिशिएंट का रेशियो b1/b2 यानी कि y के कोफिशिएंट का रेशियो b1 और b2 और c1/c2 यानी कि दोनों इक्वेशन के कांस्टेंट टर्म का रेशियो, अगर यार ये तीनों बराबर आ जाए ना, तो देखो ध्यान से, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशंस। कौन सा केस? ये वाला केस बालक। ग्राफ ऐसा बनेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, याद करते जाओ मेरे साथ, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये कोफिशिएंट से भी देख सकते हैं और ग्राफिकली भी देख सकते हैं। आगे देखो ध्यान से, आगे यहाँ देख लिया जाए जल्दी से। देखो लास्ट केस क्या है कि अगर a1/a2 x के कोफिशिएंट का रेशियो बराबर हो जाए b1/b2 के और c1/c2 के, देखो बालक, c1/c2 के नॉट इक्वल हो, ये दोनों, ना ये इसके इक्वल हो ना ये इसके इक्वल हो, तो वैसे केस में सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, यानी कि पैरेलल लाइन वाला केस, है ना। यहाँ लिख देते हैं a1/a2 इक्वल आ जाए b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर ये केस बनता है तो पैरेलल ग्राफ बनेगा, याद हो गया होगा।
बस कोफिशिएंट को देख करके भी भाई बताया जा सकता है कि जो यहाँ पर इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। देखो ध्यान से, ये दोनों जो है बालक ये कंसिस्टेंट है ना, कंसिस्टेंट है ना। अगर ये दोनों इक्वेशन का इन दोनों में से कोई एक केस आ जाए, अगर हम लोग रेशियो ले रहे हैं कोफिशिएंट्स का और कांस्टेंट टर्म का, तो हम लोग बोलेंगे कि ये दोनों इक्वेशन कंसिस्टेंट पेयर है ना, कंसिस्टेंट इक्वेशन है। और नो सॉल्यूशन के केस में हम लोग क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट, यानी कि दोनों इक्वेशन, अगर इन्हीं दोनों इक्वेशन का ये केस आता तो क्या बोलते हैं हम लोग कि ये इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस पेयर है ना, कंसिस्टेंट। कोई दिक्कत है भाई मेरे? अब चलो डायरेक्ट क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। ग्राफिकली आएगा तो ग्राफिकली और कोफिशिएंट से आएगा तो कोफिशिएंट डील कर लेंगे हम लोग। देखो बहुत ही सिंपल सा बात है, यहाँ देखोगे, कहे भाग जाता वो भैया आ जा, थोड़ा हाली हाली हम बताएं। देखो ध्यान से सुनो भाई, यहाँ पर क्या है ना कि इस क्वेश्चन को देखा जाए सबसे पहले, ध्यान से सुनना। बोला जा रहा है ना कि टू लाइन्स आर गिवन टू बी पैरेलल, द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द लाइन, दो लाइन पैरेलल है और एक लाइन का इक्वेशन ये है, दो लाइन पैरेलल है ना। हर एक इक्वेशन का एक लाइन बनेगा, स्ट्रेट लाइन, तो दो लाइन है यानी कि दो इक्वेशन होगा। एक लाइन का जो इक्वेशन है वो ये दिया हुआ है, दूसरे लाइन का इक्वेशन तुम्हें बताना है, ठीक ना। और 4 ऑप्शन दिया था, 2021 में ये क्वेश्चन आया था, 2021 में, मतलब तुरंत आया था ये क्वेश्चन। तो कैसे बनाया जाए, बढ़िया से दिख रहा है ना तुमको भाई? हाँ, तो ये कैसे बनाया जाए, ध्यान से सुनना। हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि वैसे तो ये देखने से पैरेलल लाइन वाला केस क्या है वाला, पैरेलल लाइन वाला केस मतलब नो सॉल्यूशन, यानी कि a1/a2 जो है ये इक्वल होना चाहिए b1/b2 के, और ये नॉट इक्वल होना चाहिए c1/c2 के। यही है ना पैरेलल लाइन वाला केस। देखो तो पैरेलल लाइन वाला केस a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, बार बार दिखा रहे हैं कि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए, है ना, याद हो जाए। अब ध्यान से सुनना, ये बात है, तो ये बात इसमें से कहाँ मिल रहा है? सबसे पहले तो इसको स्टैंडर्ड लुक दे दो, मतलब इधर 0 बना दो। तो देखो 3x माइनस 2y, ये 5 इधर आया तो -5 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को अगर नोटिस करो तो यहाँ पर जो है ना a1 जो है बालक ये 3 है, x का कोफिशिएंट को a1 बोलते हैं, y के कोफिशिएंट को b1 बोलते हैं। तो बालक यहाँ पर b1 कितना आ गया, -2, है ना, ये भी ध्यान देना है तुम्हें क्वेश्चन बनाते समय। और c1 है -5, c1 कितना है भाई मेरे, -5। तो a1, b1 और c1 निकाल लिए पहले इक्वेशन का। अब इसमें से कौन सा बात है, देखो यहाँ पर तुम डायरेक्टली जब बनाने लगोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा। अभी हमें साफ साफ दिख रहा है ना कि ये इसका आंसर है। इसका a1 देख लिया जाए, इसका a1 कितना है भाई, इसका a1 है -12, b1 कितना है, मतलब इसको a2 बोल देते हैं, a1 b1 तो बोल दिए ना, तो इसको a2 बोल देते हैं, इसको b2 बोल देते हैं। तो b2 कितना है, y का कोफिशिएंट 8 है। और यहाँ पर c2 कितना है बालक, देखो इसको इधर लाओगे तो इसका स्टैंडर्ड लुक कुछ ऐसा बनेगा, +8y, 7 को इधर लाओ तो -7 इज इक्वल टू 0। तो यार यहाँ पर जो c2 है ना वो -7 है। स्टैंडर्ड लुक दे दो, जनरल फॉर्म दे दो, मतलब कि RHS में 0 बना दो। इसमें हम क्या किए, RHS में 0 बना दिए, 5 को इधर ला दिए, 7 को इधर ला दिए, इधर 0 बना दिए। अब हम देखते हैं कि a1 b1 c1 मिल गया, a2 b2 c2 मिल गया। हम लोग देखते हैं कि a1/a2 क्या आता है, a1/a2 निकालते हैं। तो देखो a1 कितना है भाई, 3 है, और a2 कितना है, -12, ये आ गया। चलो b1/b2 निकालते हैं, b1/b2, b1 है -2 और b2 है 8, तो नीचे रख दिए। अच्छा c1/c2, c1 है -5 है ना, हाँ, और c2 है -7। अब सबको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए, ये आ गया -1/4, ये माइनस ऊपर चल जाएगा, मतलब निगेटिव में 1/4 आ रहा है, ये भी निगेटिव में 1/4 आ रहा है, -1/4, और ये आ रहा है 5/7, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो बोल सकते हो कि -1/4 इक्वल है -1/4 के, नॉट इक्वल है 5/7 के, नॉट इक्वल है 5/7 के। बात समझ रहे हो ना? यानी कि अगर हम इसका a1/a2 मतलब इसका x और y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का रेशियो, इस इक्वेशन के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म के साथ जब रेशियो निकाले तो नो सॉल्यूशन वाला केस बना। कौन वाला केस बना बालक, नो सॉल्यूशन वाला, मतलब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी कि ये इसका राइट आंसर है। तुम इसके साथ चेक कर लो, चेक कर लेते हैं, या इसके साथ किसी के साथ चेक कर लो, देखो क्या होता है। देखो इसका हम a2 b2 c2 लिखते हैं, देखो इसका जो a2 b2 c2 अगर लिखे, क्वेश्चन को थोड़ा यार छोटा कर ले, जगह बन जाए। देखो यहाँ पर 9x, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो 9x + 8y -7 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसका b2 कितना है बालक, सबसे पहले तो यार a2 ना, a2 कितना है, a2 है 9, b2 है 8 और c2 है बालक यहाँ पर -7। चलो फिर से a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकालते हैं। तो a1/a2
इस केस में निकालते हैं 3/9 आ गया, b1/b2 -2/8 आ गया, है ना, -2/8 b1/b2, और c1/c2 निकालते हैं -5/-7 आ गया। तो यहाँ देखो क्या केस बन रहा है, ये 1/3 आ गया, ये -1/4 आ गया, और ये कैंसिल -5/7 आ गया। तो ये इसके बराबर नहीं है और ये इसके बराबर नहीं है, यानी कि ये एक अलग ही केस बन गया, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। समझ पा रहे हो क्या? उसी तरीके से इसको भी चेक करोगे तो ऐसा ही कुछ सीन आएगा, इसको भी चेक करोगे तो ऐसा ही कुछ सीन आएगा। यही परफेक्ट यहाँ पर सीन क्रिएट कर रहा है, मतलब क्वेश्चन के अनुसार कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, डेट्स वाई ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखो। यहाँ पर है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये जो दो इक्वेशन दिया है ना, स्टैंडर्ड लुक में इसको भी लिख लिया जाए तब क्वेश्चन को बनाया जाएगा। 3x/2 दिख रहा है क्या तुमको? अच्छे से रेड से लिख देते हैं, ग्रीन से। 3x/2 प्लस 5y/3 -7 इज इक्वल टू 0, इसको लिख दिए। इसको भी स्टैंडर्ड लुक दे दिया जाए, 9x प्लस 10y -14 इज इक्वल टू 0। बात क्लियर है क्या? स्टैंडर्ड लुक दे दिया गया, स्टैंडर्ड लुक दे दिया गया दोनों इक्वेशन को। अब ध्यान से सुनो, बोला जा रहा है ना कि ये जो पेयर ऑफ इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, या कंसिस्टेंट है तो वन सॉल्यूशन के साथ, कंसिस्टेंट है तो मेनी सॉल्यूशन के साथ। इसके लिए a1/a2 b1/b2 c1/c2 चेक करना पड़ेगा। चलो a1/a2, a1 मतलब क्या? x का कोफिशिएंट, तो 3/2 है, यही ना a1 है बालक। a2 क्या है? दूसरे इक्वेशन का x का कोफिशिएंट, यानी कि बाई 9। बात क्लियर है? उसी तरीके से देखो b1/b2, b1 मतलब क्या? y का कोफिशिएंट 5/3 है ना, और y देखो y का कोफिशिएंट b2 हो गया 10, और उसके बाद देखो यहां पर आ गया c1/c2 यानी कि -7/-14। अब चेक किया जाए, दिख रहा है कि नहीं तुमको? अच्छे से एकदम दिखना चाहिए। चलो जी देखो ध्यान से, अब इसको सॉल्व करते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आ गया 3/18 है ना, 9 2 18। उसी तरीके से इसको सॉल्व करोगे तो ये 5/30 आ गया, और ये बालक माइनस माइनस कैंसिल होके और ये कैंसिल होके 1/2 आ गया। आगे देखो ये बन गया 1/6, ये बन गया 1/6, और ये बन गया 1/2, यानी कि हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, अगर तुम ध्यान से देख पा रहे हो तो a1/a2 इक्वल है 1/6 इक्वल है 1/6 के, a1/a2 b1/b2 के इक्वल है, और ये नॉट इक्वल है दोनों c1/c2 के, क्योंकि c1/c2 ये दोनों का रेशियो, कांस्टेंट टर्म का रेशियो ये 1/2 आया है, नॉट इक्वल है। तो ये कौन सा केस है भाई? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ये नो सॉल्यूशन वाला केस है। और नो सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, है ना, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। तो यार यहाँ पर जो ये बात है ना, ध्यान से सुनना, यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है ना, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इनकंसिस्टेंट आ गया, बिकॉज नो सॉल्यूशन वाला केस। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। चलो ये वाला क्वेश्चन कर लो जल्दी से, बहुत ही आसान है। हर क्वेश्चन को ट्राई करना स्टार्ट कर दो, वीडियो को रोक लो, ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना। हम तुरंत बता देते हैं। बोला जा रहा है ना कि k के किस वैल्यू के लिए ये जो पेयर ऑफ इक्वेशन है इसके पास कोई सोल्यूशन नहीं होगा, है ना, डज नॉट हैव अ सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं होना चाहिए। k का ऐसा बता दो, यानी नो सोल्यूशन का केस है। स्टैंडर्ड लुक दोगे इसको तो 3x प्लस वाई, ये इधर आया तो -3 इज इक्वल टू 0, और इसको दोगे तो 6x प्लस ky, और 8 को इधर लाया तो -8 इज इक्वल टू 0। a1 समझ रहे हो, ये है b1 1 है, c1 -3 है, a2 6, b2 k, और c2 जो है वो -8 है। चलो निकालते हैं a1/a2, a1/a2 यानी कि 3/6, इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट। b1/b2 निकालते हैं तो आ गया 1, y का कोफिशिएंट यहाँ +1 है तो b1 हो गया 1, और यहाँ पर y का कोफिशिएंट k है तो b2 कितना हो गया k, तो 1/k, और यहाँ पर है बालक -3/-8। नो सॉल्यूशन का केस है, डज नॉट हैव अ सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन का केस है, यानी कि क्या बनना चाहिए? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ये बनना चाहिए, है ना। तो k का वैल्यू बताना था ना, तुम एक काम करो, इसको ऐसे कैंसिल करके 2 लिख दो, k को इधर लाओ, इस इक्वेशन को बस सॉल्व करो, बस इस इक्वेशन को सॉल्व करो, काम हो जाएगा, है ना। तो k को इधर लाए, 2 को इधर लाए, k का वैल्यू आ गया बालक 2, k का वैल्यू 2 आ गया, यानी कि k का वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में, वैसे तो एक ही इक्वेशन में k है, तो k का वैल्यू अगर तुम यहां 2 पुट कर लोगे तो उसके बाद अगर तुम कोफिशिएंट का रेशियो निकाल रहे होगे तो a1/a2 इक्वल टू आ जाएगा b1/b2 के, क्योंकि यहां 2 रख दोगे ना तो 1/2 बन जाएगा ये, और ये भी 1/2 था, तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2, यानी कि a1/a2 इक्वल आ गया b1/b2 के, और नॉट इक्वल आया c1/c2 के, यानी कि नो सॉल्यूशन का केस बन जाएगा। समझ पाए होगे, यानी कि k का वैल्यू आंसर क्या था 2, है ना। कोई भी क्वेश्चन अगर ना समझ पाओ
तो हमको बताना कमेंट करके, क्योंकि क्वेश्चंस का भी सीरीज लाने वाले, हर एक चैप्टर वाइज टॉप क्वेश्चंस का भी कलेक्शन लाने वाले हैं, वहां से तुम्हारा क्वेश्चंस भी बहुत सारा प्रैक्टिस हो जाएगा। इसमें तो हो ही रहा है प्रैक्टिस, बात समझ गए ना। तो जो भी तुम्हारा डाउट होगा उसमें हम इंक्लूड कर लेंगे। आगे देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सोल्यूशन। अब की बार यूनिक सोल्यूशन का केस आ गया। यूनिक सोल्यूशन का क्या केस था, एक बार देख लिया जाए बालक, एक बार रिवाइज कर लो। यूनिक सोल्यूशन का एक ही केस था, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है ना। कोफिशिएंट जो है x का और y का, उसका रेशियो बालक सेम नहीं आना चाहिए यूनिक सोल्यूशन में। तो फिर से स्टैंडर्ड लुक देखो, x + 2y - 5 = 0, और इसका स्टैंडर्ड लुक क्या हो जाएगा, ये तो है, ये तो स्टैंडर्ड लुक में बालक है ky + 15। स्टैंडर्ड लुक मतलब समझ गए ना, RHS में 0 बना दो, आसान रहेगा क्वेश्चन। अब यूनिक के लिए केस है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये केस है। तो हम लोग क्या करें ना कि a1/a2 इसका तो 1 है तो 1/3 लिख लिए, इसका 2 है और इसका k है तो 2/k लिख लिए। यहीं से मतलब है यूनिक सॉल्यूशन में, बस x का और y का कोफिशिएंट से मतलब है, कांस्टेंट से तो मतलब है ही नहीं। तो इसको अगर सॉल्व करोगे ना तो k नॉट इक्वल टू आ जाएगा बालक 6, 3 2 जा 6। तो ये क्या आया आंसर, बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि नॉट इक्वल आया है, ये कैसा आंसर है। देखो ध्यान से सुनना क्या आंसर है। k का वैल्यू 6 नहीं रखना है, बाकी तुम कुछ भी रख लो। इन दोनों इक्वेशन में k का वैल्यू 6 नहीं रखो, बाकी तुम कुछ भी रख लो, ये पेयर ऑफ इक्वेशन जो है हमेशा यूनिक सॉल्यूशन देगा। 1000 रख लो, लाख रख लो, 5 रख लो, है ना, 4 रख लो, 3 रख लो, -4 रख लो, बट 6 नहीं रखना है। 6 को छोड़ करके कुछ भी रख लो यहाँ k के प्लेस पर। ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ये यूनिक सॉल्यूशन ही देगा। कोई दिक्कत? चलो जी आगे देखते हैं। अब देखो ये बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, इस चैनल पर ऐसा एक 99 वाला क्वेश्चन हम डाले भी हुए हैं, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, ये बहुत बार बोर्ड पूछा है। देखो 2021 में भी रिपीट कर दिया है इस क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चंस का अप्रोच ध्यान से सीख लो कैसे बनाते हैं, क्योंकि रिपीट कर सकता है भाई मेरे। देखो ध्यान से सुनना, करना क्या है ना कि x और y का वैल्यू निकालना है जिस पर ये और ये दोनों सेटिस्फाई कर जाए, मतलब बेसिकली पेयर ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालना है। तो हम क्या बोल रहे हैं ना कि ऐसे इक्वेशंस को बनाने के लिए क्या किया जाता है ना कि इसको इक्वेशन 1 मान लो। मेथड को अच्छे से समझना बालक, ये क्वेश्चन रिपीट कर सकता है, डेटा बदल के ये क्वेश्चन रिपीट कर सकता है या डायरेक्ट भी रिपीट कर सकता है। हम क्या बोल रहे हैं कि इक्वेशन 1 को प्लस कर दो इक्वेशन 2 को। बड़ा एक यूनिक मेथड है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। दोनों को पहले प्लस करके देखा जाए, अगर प्लस करोगे तो बताए थे LHS के साथ ऐड होगा, यानी कि हो जाएगा 32x। दिख रहा है ना तुमको, अच्छे से दिखना चाहिए भाई मेरे, अच्छे से दिखना चाहिए। थोड़ा सा और इसको ठीक कर लेते हैं। देखो 32x + 33y + 33x + 32y, ये हो गया। दोनों को ऐड करने पर LHS के साथ ऐड हो गया और RHS बालक RHS के साथ ऐड हो गया। यहाँ पर देखा जाए तो ये x को ऐड करोगे ना तो ये आ जाएगा 65x, और y को ऐड करोगे ना तो ये भी आ जाएगा 65x, 65y आ जाएगा, और इधर से ये दोनों मिलकर के बालक 65 आ गया। अगर हम लोग यहाँ से 65 कॉमन ले ले इन दोनों में से तो इसको ऐसे हम लोग लिख पाएंगे ना, और यहाँ पर आ गया 65। अब देखो इस 65 को इधर भेज दे तो x + y = 65/65 आ गया। ये दोनों कैंसिल होकर के 1 आ गया, यानी कि एक इक्वेशन हम लोगों को मिला। इन दोनों को जोड़ने के बाद एक इक्वेशन मिला, x + y = 1, x + y = 1, ये इक्वेशन मिला। दूसरा इक्वेशन देखो, दूसरा इक्वेशन तुम देखना ध्यान से। हम क्या बोल रहे हैं ना कि एक बार इसको माइनस कर लिया जाए, एक बार इसको हम लोग माइनस कर लेते हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि 2 से 1 को माइनस कर लिया जाए, 2 - 1 कर लिए। इक्वेशन 2 से 1 को माइनस करना है तो LHS को माइनस करेगा। 2 का LHS लिख दिए 33x, इक्वेशन 2 का LHS + 32y, इससे हम माइनस कर लिए। माइनस करेंगे तो ब्रैकेट लगा लेंगे, क्योंकि इससे इस पूरे को माइनस करना है ना, तो ब्रैकेट लगा लिए। तो यहाँ पर आ गया 32x और एक क्या है भाई 33y, प्लस में 33y है। LHS को माइनस कर दिया, RHS भी RHS को माइनस करेगा, यानी कि हो जाएगा 31 - 34, 31 - 34। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन कर लिया जाए तो ये बन गया 33x + 32y - 32x - 33y, है ना, = -3, 31 - 34। अब देखो बालक, यहाँ से ये x बन गया माइनस होके, और ये जो है माइनस होकर के बन गया -y = -3। कोई दिक्कत? इस इक्वेशन को हम लोग लेट कर लेते हैं कि ये वाला जो इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 2 है।
आई होप बालक यहाँ तक तुम अच्छे से समझ पाए होगे बातों को। अब ये दो इक्वेशन को सॉल्व करना इजी हो गया, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स था। इन दोनों इक्वेशन को क्या किया जाए, बस ऐड कर दिया जाए, एलिमिनेशन मेथड लगा दिया जाए, y खत्म हो जाएगा, y एलिमिनेट हो जाएगा। यानी कि अब की बार हम क्या किए ना कि 1 2 माने हुए थे, इसको हम 3 मान लेते हैं और इसको हम 4 मान लेते हैं इक्वेशन। तो हम 3 4 को ऐड कर दिए, इक्वेशन 3 + 4 कर दिए, तो फिर से क्या होगा x + y + x - y हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पर 1 था, 1 + -3 है ना, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया। ऐड करते हैं भाई मेरे y कैंसिल हो गया, यहाँ से 2x आ गया और यहाँ पर 1 + -3 यानी कि 1 - 3 - 2 हो गया, है ना, 1 - 3 - 2 हो गया। तो x का वैल्यू निकालोगे बालक तो -1 आ जाएगा। x का वैल्यू कितना आ गया, -1, 2 जा करके उस साइड डिवाइड हो गया, x का वैल्यू -1 आ गया, x का वैल्यू -1 आ गया। अब x का वैल्यू -1 आया, तुम इसमें पुट कर लो या इसमें पुट कर लो, y का वैल्यू अपने आप निकल जाएगा। मान लो यहाँ पुट कर लिए, क्या था इक्वेशन, x + y = 1, ये इस इक्वेशन में x का वैल्यू जो आया है -1 यहाँ पुट कर लिए, तो -1 + y = 1 आ गया, -1 को उस साइड भेज दिए, y = 1 + 1 आ गया, यानी कि 2 आ गया, y का वैल्यू 2। x का वैल्यू आया था 1 और y का वैल्यू आ गया 2, यानी कि यहाँ पर तो यार कोई ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा, x का वैल्यू -1 है ना, x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू 2, कोई दिक्कत, x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू 2, क्लियर है बात बढ़िया से। तो इस तरीके से ये पॉपुलर क्वेश्चन है, देखना चैनल पर पॉपुलर क्वेश्चन के लिस्ट में जाकर के देखोगे तो यही क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न का 99 करके एक बार बोर्ड पूछा था, तो वो भी बताया हुआ है। चलो आगे देखो, अब इस क्वेश्चन को मतलब कि अब वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, कैसे बनाया जाए, ध्यान से सुनना। वर्ड प्रॉब्लम बनाने का 3 क्वेश्चन कराएंगे, तीनों से तुम बहुत कुछ सीखोगे। पहले टेक्निक समझो कि कैसे बनाते हैं, सुनना ध्यान से, हम क्या बोलना चाह रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाले क्वेश्चंस में, वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस में स्टेटमेंट में क्लू दिया रहता है, क्लू है ना, मतलब स्टेटमेंट में ऐसा बात दिया रहता है जिन बात को पढ़ करके तुम 2 इक्वेशन क्रिएट कर सकते हो। कितना इक्वेशन, 2, एक नहीं 2, क्योंकि जब तक तुम 2 वेरिएबल वाले 2 इक्वेशन नहीं क्रिएट करोगे तुम इक्वेशंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे, पहले ही बता दिए है। तो तुम इसको पढ़ करके देखोगे ना तो तुम 2 इक्वेशन क्रिएट कर पाओगे, और बस वो दोनों इक्वेशन से तुमको, मतलब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना तो सीख ही गए, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करो और आंसर ला दो। जैसे कि यहाँ पर बोला गया है कि इन ट्रायंगल, पहले ट्राई कर लो, तुम वीडियो को रोक लो, ट्राई कर लो, उसके बाद सोल्यूशन देखना। बोल रहे हैं कि इन ट्रायंगल ABC A का वैल्यू x है, एक ट्रायंगल मान लो ABC इस तरीके से है ना, बोला जा रहा है कि A का वैल्यू x है, B का वैल्यू 3x - 2 है और C का वैल्यू y डिग्री है, ठीक ना। ये भी बोला गया है कि C - B जो है ना, C - B ये 9 डिग्री है, C - B जो है ये 9 डिग्री है। तो तुमको बताना है कि ग्रेटेस्ट एंगल क्या होगा, सम ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल, मतलब कि इन तीनों एंगल में जो सबसे बड़े होंगे, बड़ा एंगल होगा और सबसे छोटा एंगल होगा, दोनों का सम बताना है। तो बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। देखो, जानते हो तुम कि एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C = 180 डिग्री हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर A का वैल्यू कितना दिया है, x दिया है, B का वैल्यू दिया है 3x - 2 और C का वैल्यू दिया है y = 180 डिग्री। बात क्लियर है ना, A + B + C। तो देखो यहाँ पर 4x + y और इस 2 को इस साइड भेजे तो 182 हो गया। कैसे हो गया, 2 इधर माइनस में उस साइड गया तो प्लस में, तो 180 + 2 182 हो गया और इधर से इतना आया। तो ये एक इक्वेशन क्रिएट हो गया क्या बालक, 2 वेरिएबल का एक इक्वेशन क्रिएट हो गया। अब दूसरा इक्वेशन हम लोग यहां से क्रिएट कर सकते हैं, ध्यान से देखना। बोला है कि C - B = 9 डिग्री, C का वैल्यू है y डिग्री माइनस था तो माइनस लगा दिए, B का वैल्यू कितना है, B का वैल्यू है 3x - 2 डिग्री और इसका वैल्यू आया है 9 डिग्री। देखो यहां पर लिख दिया C - B का वैल्यू और 9 डिग्री, तो यहां से हम लोग दूसरा इक्वेशन बना लेंगे और फिर दोनों इक्वेशन को आसानी से सॉल्व कर देंगे। देखो ना, ध्यान से देखो, आराम से समझ में आएगा। y डिग्री माइनस 3x और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2 = 9, 2 को उस साइड भेज दिए तो y - 3x = 7 आ गया, क्योंकि 9 - 2 हो गया 7। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, कैसे सॉल्व किया जाए, बहुत ही आसान है भाई, बहुत ही आसान है। क्या किया जाए ना कि इसको इक्वेशन हम लोग 2 लेट कर लेते हैं और 1 से 2 को हम लोग माइनस कर लेते हैं, है ना, 1 से बालक 2 को हम लोग माइनस कर लेते हैं। इक्वेशन 1 से माइनस कर लिए इक्वेशन 2 को,
है ना। तो 1 से माइनस करोगे 2 को तो वही बात, LHS LHS को माइनस करेगा, RHS RHS को माइनस करेगा। तो ध्यान से सुनना, 4x प्लस वाई, 1 वाला LHS पहले लिख लिए, इसे माइनस कर लिए, माइनस लगाओगे ना तो ब्रैकेट लगा देना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, y माइनस 3x। ब्रैकेट इसलिए लगाते हैं भाई माइनस के बाद क्योंकि दोनों को तुमको माइनस करना है, इससे ना इन दोनों को माइनस करना है, तो इसलिए ब्रैकेट लगा दी। एक को करना होता तो नहीं लगाते। आगे देखो 182 माइनस 7 आ गया, 182 माइनस 7, RHS को माइनस कर दिया। चलो देखते हैं इससे क्या हुआ, 4x प्लस वाई माइनस वाई प्लस 3x आ गया। यहाँ से इससे अगर माइनस करोगे तो 175 आ जाएगा। बात क्लियर है ना, y से y वाला कैंसिल हो गया, मतलब एलिमिनेशन मेथड हम लोग लगा दिए, एक वेरिएबल एलिमिनेट हो गया। अब 4x प्लस 3x बालक अपने पास 7x आ गया और यहाँ से 175 आ गया। x का वैल्यू निकालना है तो 175 बाई ध्यान से देखना, 175 बाई 7 को इधर भेज दिया जाए, 7 से इसको कैंसिल करोगे तो 2 बार में और 5 बार में, यानी कि 25 आ जाएगा। x का वैल्यू आया बालक 25, सॉल्व किए तो। अगर x का वैल्यू आ गया 25 तो यार क्या y का वैल्यू निकालना बड़ा बात है क्या? नहीं बड़ा बात है। ध्यान से सुनना, y कैसे निकाला जाए, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लिया जाए। जैसे मान लो हम यहाँ पर x पुट कर लिए, x का वैल्यू 25 है ना, यहाँ पुट कर लेते हैं। तो देखो y माइनस 3 इंटू 25 है ना इज इक्वल टू 7। x का वैल्यू जो आया था 25 यहाँ पुट कर लिए, 3 इंटू 25 हो गया, यानी कि y माइनस 75 इज इक्वल टू 7। इसको इस साइड ले चले तो y इज इक्वल टू आ गया 7 प्लस 75, यानी कि 82 डिग्री आ गया। 75 में 7 ऐड किया जाए तो 82 आ जाएगा। अब तीनों एंगल निकाल लिया जाए। देखो पहला एंगल x था, देखो ध्यान से बालक, पहला एंगल जो था ना यहाँ पे वो x था। थोड़ा और नीचे आ जाओ भाई, देखो पहला वाला एंगल x था, x कितना है 25, यानी ये वाला एंगल आ गया 25 डिग्री। दूसरा वाला एंगल था 3 इंटू एक्स माइनस 2, 3 इंटू एक्स यानी कि 3 इंटू 25, एक्स का वैल्यू 25 था, 3 इंटू 25 माइनस 2 यानी कि 75 माइनस 2 यानी कि 73, ये आ गया बालक 73। ये वाला एंगल अपने पास आ गया 73, बी का वैल्यू। और सी था वाई, वाई कितना आया है 82, वाई आया है 82। अब तुमको बताना क्या था, उस ट्रायंगल का सबसे बड़ा एंगल यानी कि 82 और सबसे छोटा एंगल यानी कि 25 दोनों का सम बताना था। यानी कि जो आंसर आएगा वो आएगा 82 सबसे बड़ा एंगल और सबसे छोटा एंगल 25, दोनों को 25 को ऐड कर लिया जाए। तो यहाँ से यार वैल्यू आ गया 7 और यहाँ से आ गया 10, 107 इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। कॉमेंट करके बताना तुम खुद से बना लिए थे क्या, है ना, कॉमेंट करके जरूर बताना। तो इस टाइप से क्वेश्चन आया था 2021 में। एक और क्वेश्चन देखा जाए, ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, एक बार फिर से क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई कर लो, फिर इसका सॉल्यूशन देखना। बोला जा रहा है कि द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18। 2 सप्लीमेंट्री एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल जानते हो, दोनों एंगल का सम अगर 180 डिग्री हो जाए तो वो सप्लीमेंट्री हो जाता है। तो 2 सप्लीमेंट्री एंगल में जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले एंगल से एक्सीड कर रहा है 18, यानी कि 18 ज्यादा है। बड़ा वाला एंगल छोटे वाले एंगल से 18 ज्यादा है। तो एंगल्स बताना है, दोनों एंगल्स बताना है। तो लेट द, मान लेते हैं कि जो ग्रेटर एंगल है ना, डायरेक्ट बता रहे हैं बालक, तुमको हम इक्वेशन बनाना सिखा रहे हैं, ध्यान से देखो। ग्रेटर एंगल जो है ना, ग्रेटर एंगल उसको हम लोग मान लेते हैं कि वो x है, और स्मॉलर एंगल जो है, स्मॉलर एंगल मान लेते हैं हम लोग y है। तो हमें 2 इक्वेशन बनाने का टारगेट है मेरा, क्योंकि जब तक 2 इक्वेशन नहीं बनाओगे इस x और y का वैल्यू तुम नहीं निकाल पाओगे। तो देखो पहला इक्वेशन तो ऐसे ही बन गया कि दोनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। ये कैसे बन गया भैया, क्योंकि दोनों एंगल बोला है कि सप्लीमेंट्री, और दो सप्लीमेंट्री एंगल का हमेशा सम जो है 180 होता है, कंप्लीमेंट्री का 90 होता है। कंप्लीमेंट्री करके भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ तो सप्लीमेंट्री है तो दोनों का सम 180, ठीक है, एक इक्वेशन बन गया। दूसरा इक्वेशन तो क्वेश्चन में ही दिया है, बोला है कि जो बड़ा वाला एंगल है मतलब x है ना, और जो छोटा वाला एंगल है दोनों को लिख लीजिए। देखो इक्वेशन कैसे बनाते हैं, ध्यान से सुनना। जो बड़ा वाला एंगल है ना, छोटे वाले एंगल से 18 ज्यादा है, ये 18 ज्यादा है, ये 18 ज्यादा है। बड़ा वाला एंगल छोटे वाले से 18 ज्यादा है। अगर ये ज्यादा है तो बराबर तो नहीं लिख सकते हो, नहीं लिख पाओगे। बराबर कैसे लिखोगे, बड़ा है ना, बात समझ में आ रहा है क्या? ये बड़ा है, ये बड़ा है तो बराबर नहीं लिख पाओगे। तो हम क्या बोल रहे हैं ना कि 18 ज्यादा था ना, इसमें 18 ऐड कर दे रहे हैं, 18 ऐड कर दे रहे हैं। ये पहले से 18 ज्यादा था, वो 18 कम था, उधर 18 ऐड कर दिए, अब ये दोनों बराबर हो गया। अब y को इधर लाते हैं तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 आ गया। ये दूसरा वाला इक्वेशन बन गया, है ना, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार बन गया। ये दोनों इक्वेशन, एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये। अब तो तुम सॉल्व करना जानते ही हो, क्या करोगे, 1 + 2 कर दोगे। 1 + 2 करते हैं, जब LHS इसका और उसका ऐड करोगे तो y एलिमिनेट हो जाएगा, x का वैल्यू निकाल सकते हो और y का, और देख लेना इसमें से कौन सा आंसर आ रहा है। इक्वेशन बनाना सीख गए ना बालक,
यहाँ से तो सॉल्व करना सिखा ही दिए, एक ही बात कितने बार किया जाए। हाँ, ये इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है और ये क्वेश्चन पहले भी आता था, अभी भी आ रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन को एक बार डिस्कस करना बहुत ही जरूरी है। अगर तुम पूरा डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो पहले से ये पूरा चैप्टर अपलोडेड है, बहुत सारा वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस उसमें कराया गया है, वहाँ जाकर के तुम बेहतर प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी और वीडियो आएगा जिसमें बहुत सारा क्वेश्चंस हम कराएंगे हर चैप्टर वाइज, है ना, 20-30 क्वेश्चंस कराएंगे। तुरंत हम लाइव जाने का भी सोच रहे हैं बालक, है ना, लाइव जाकर के तुम्हें क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम ज़्यादा प्रैक्टिस करा पाएंगे ताकि तुम बेहतर से बेहतर रिजल्ट दे पाओ, है ना। इसको सीख लेते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे बनाते हैं। तुम 8 क्लास से ऐसे क्वेश्चंस को बालक बनाते आ रहे हो, लेकिन यार तुम पहले सिंगल वेरिएबल पे बना रहे थे, अब हम लोग डबल वेरिएबल पे बनाना सीख लेंगे। देखो, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। एक 2 डिजिट नंबर है, उसमें दोनों डिजिट का सम 9 दिया हुआ है। पहला लाइन समझ गए। बोला जा रहा है कि अगर हम लोग 27 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं नंबर से तो उसका जो डिजिट है ना वो इंटरचेंज कर जाता है। तो बता दो विच ऑफ दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट। तो दोनों डिजिट का प्रोडक्ट इनमें से क्या आएगा ये तुमको बताना है। ध्यान से सुनना, हम लेट कर लेते हैं। अरे यार, एक 2 डिजिट नंबर में तुम जानते हो ना कि 2 प्लेस होता है, एक यूनिट प्लेस होता है, एक टेंस प्लेस होता है। तो हम लोग मान लेते हैं ना कि लेट डिजिट एट यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है ना उसको हम लोग मान लेते हैं x है, और डिजिट एट टेंस प्लेस पर जो डिजिट है बालक उसको हम लोग y मान लेते हैं। मान सकते हैं ऐसा? अगर ऐसा है तो देन नंबर क्या हो जाएगा, ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा। ओरिजिनल नंबर लिखने के लिए क्या करते हैं बालक, तुमको डिटेल में वीडियो में बताया है, यहाँ भी डिटेल में बता दे रहे हैं। नंबर को लिखने के लिए हम लोग टेंस प्लेस में 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यूनिट प्लेस को एज इट इज ऐड कर देते हैं। यानी कि यहाँ पर टेंस प्लेस वाला y जो है ना इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, और यूनिट प्लेस को एज इट इज ऐड कर देंगे। तो ये जो है ना ये ओरिजिनल नंबर आ गया। ये क्या आ गया? ओरिजिनल नंबर आ गया, 10y + x। कोई दिक्कत है? ये ओरिजिनल नंबर आ गया, है ना। तुम ऐसे समझ सकते हो कि मान लो 52 नंबर है तो इसका यूनिट प्लेस 2 है और टेंस प्लेस 5 है। तो ये नंबर अगर इसको लिखना है तो कैसे तुम लिख पाओगे? टेंस प्लेस वाले को तुम 10 से मल्टीप्लाई कर दो। टेंस प्लेस 5 है, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिए और इसमें ऐड कर दो 1 प्लेस वाले को एज इट इज, जैसे है वैसे ही ऐड कर दो। तो देखो ये 50 + 2 कितना आ गया? 52 आ गया। तो ये एक नंबर लिखने का तरीका है। वेरिएबल फॉर्म में हम लोगों को ऐसे ही लिखना पड़ता है। बात क्लियर है ना। टेंस प्लेस वाले जो वेरिएबल तुम लिए हो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना और प्लस कर लेना 1 प्लेस वाले को एज इट इज, तो वो नंबर बन जाएगा। अब बोल रहा है ना कि नंबर आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट, बोल रहा है ना यहाँ पर कि इंटरचेंज हो जा रहा है। मतलब हम वो नंबर निकालना चाहते हैं जो नंबर का डिजिट अदला बदली हो गया। अदला बदली मतलब अल्टा पल्टी, अल्टा पल्टी मतलब अल्ली पल्ली। अब अल्ली पल्ली नहीं पूछो, ध्यान से सुनो। इंटरचेंज नंबर हम लिख रहे हैं, इंटरचेंज्ड नंबर क्या हो जाएगा? तो देखो इंटरचेंज नंबर जो है ना यहाँ से हो जाएगा 10x + y। मतलब क्या कि जो पहले यूनिट प्लेस पर था ना वो टेंस प्लेस पर आ गया। 52 का देखो 52 जो लिखे थे ना इसका इंटरचेंज नंबर हो जाएगा 25। 2 आ गया 1 पे, 5 चल गया टेंस पर। तो यहाँ पर क्या है कि हम यूनिट प्लेस को ला दिए टेंस प्लेस पर, इसीलिए 10 से मल्टीप्लाई कर दिए और प्लस टेंस प्लेस को यूनिट प्लेस पर ले गए, यानी कि एज इट इज लिख दिए। तो ये जो नंबर है ना, नंबर आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट है। अब बारी है इक्वेशन कैसे बनाया जाए। 2 इक्वेशन चाहिए ना, 2 वेरिएबल पर ले जा रहे हैं क्वेश्चन को, तो 2 इक्वेशन चाहिए। तुरंत बना लेंगे, देखो बाकी तो तुम सॉल्व कर ही लोगे। देखो तुरंत बना लेंगे। हम क्या बोल रहे हैं ना कि सबसे पहले बोला है ना कि दोनों डिजिट का जो सम है, 1 प्लेस वाले और 10 प्लेस वाले डिजिट का जो सम है वो 9 है। यानी कि पहला इक्वेशन बन गया x + y = 9। 1 प्लेस वाला 10 प्लेस वाला दोनों का सम 9 दिया था क्वेश्चन में, तो बना दिए पहला इक्वेशन। दूसरा क्या बोल रहा है, देखो दूसरा ध्यान से सुनना कि पहले हम लिख लिए ओरिजिनल नंबर, फिर बाद में लिख दिए इंटरचेंज नंबर 10x + y। देखो ये जो है ये ओरिजिनल नंबर है और ये जो है ये इंटरचेंज नंबर है, डिजिट को रिवर्स करके नंबर। अब क्वेश्चन को पढ़ो। बोल रहा है कि अगर हम लोग 27 ऐड कर दें, 27 सब्ट्रैक्ट कर दें। किससे सब्ट्रैक्ट करना है? नंबर से। नंबर मतलब ओरिजिनल नंबर, ये नंबर था ना, इससे अगर हम लोग 27 माइनस कर ले तो उसका डिजिट इंटरचेंज कर जा रहा है। तो यार इससे हम 27 अगर माइनस कर ले तो क्या हम बोल सकते हैं कि डिजिट इंटरचेंज हो जा रहा है, मतलब ये वैल्यू आ जाएगा। ओरिजिनल नंबर से हम 27 माइनस कर लिए, सब्ट्रैक्ट कर लिए, तो क्या हो रहा है? इस नंबर का डिजिट अल्टा पल्टी हो जा रहा है, अल्ली पल्ली हो जा रहा है, यानी कि चेंज हो जा रहा है। तो ये बात बन जा रहा है। बात समझ गए ना। अब यहाँ से इक्वेशन क्रिएट किया जाए तो देखो 10y + x
ये इधर आया तो माइनस 10x हो गया, और ये इधर आया तो माइनस वाई हो गया, इसको इधर ले गए तो 27 आ गया। अब देखो x से ये देखो 10y से y माइनस हुआ तो 9y आ गया, और x से माइनस 10x हुआ तो माइनस 9x हो गया, इज इक्वल टू 27। बात क्लियर है ना? आगे देखो, थोड़ा और सिंपल कर देते हैं ताकि तुम आसानी से बना लो। अब तुम एक बात बताओ कि इन दोनों में मतलब दोनों टर्म में 9 कॉमन है, तो हम 9 ले लिए कॉमन, तो आ गया y माइनस एक्स इज इक्वल टू 27। 9 को इस साइड भेज दे तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 27/9 आ गया, और ये 3 बार में बालक कैंसिल हो जाएगा। y माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया? 3 आ गया। y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, इस सिंपलर इक्वेशन को इक्वेशन 2 मान लेते हैं, और ये जो इक्वेशन है इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। हर वर्ड प्रॉब्लम से बालक अपना एक ही टारगेट होगा कि कैसे भी दो इक्वेशन क्रिएट कर लिया जाए, और दोनों इक्वेशन क्रिएट करने का जो क्लू है ध्यान रखना वो स्टेटमेंट में ही दिया होगा। अब तुम एक बात बता दो कि क्या इन दोनों इक्वेशन का यूज करके तुम x और y का वैल्यू नहीं निकाल लोगे? सिंपली ऐड कर दो यार, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। दोनों को ऐड करोगे तो देखो x और x कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस में और एक माइनस में। y का वैल्यू निकाल लो, फिर पुट करके x को वैल्यू निकाल लो, ऐसा तो सिखा ही दिए है ना। अब ये देखो, ये क्वेश्चन ये तुम खुद ट्राई करोगे, क्वेश्चन बड़ा शानदार है। एज वाला प्रॉब्लम भी पहले से हम वीडियो में डाले हुए हैं। करना क्या होगा, इसको तुम अच्छे से पढ़ो, डिकोड करो, डिकोड करके दो इक्वेशन क्रिएट कर लो, और दो इक्वेशन क्रिएट करके देखो कि क्या आंसर आ रहा है दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद, है ना। तो इस तरीके से बालक हम लोग डिफरेंट वर्ड प्रॉब्लम्स को 2 वेरिएबल के हेल्प से इजीली बना सकते हैं। इस क्वेश्चन को अच्छे से बनाना, कमेंट करना अपना आंसर। अगर लगेगा कि बच्चे नहीं बना पा रहे हैं तो इस क्वेश्चन को हम PYQ सीरीज वाले में डाल देंगे, है ना। तुमको बता दें कि एक PYQ सीरीज करके एक प्लेलिस्ट बना दी है इस चैनल पर बालक, जिसमें इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उस प्लेलिस्ट में एक एक क्वेश्चंस करके अपलोड कर रहे हैं। लगभग 50 क्वेश्चन उसमें अपलोड हो गया है, तो उसमें ये क्वेश्चन हम अपलोड कर देंगे बालक, जा करके वहाँ से तुम मैच कर सकते हो। लेकिन इसको ट्राई करो, सारा क्वेश्चन हम बता दिए तुम्हें, हर क्लू बता दिए। अगर इतना पढ़ लेते हो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हो, कुछ दिन में लाइव क्लास करवा रहे हैं, वहाँ से जाके क्वेश्चंस अच्छे अच्छे क्वेश्चंस तुम्हें करा देंगे। लेकिन सारा क्वेश्चंस ऐसा ही होगा, इसी टाइप का होगा, क्योंकि यही आ रहा है। बात क्लियर है ना। तो उसके बाद कहीं ना कहीं बेहतरीन तैयारी हो जाएगा, और तुम जो हो मैथ्स में कहीं इसी तरीके से मुस्कुराते हुए निकलोगे एग्जामिनेशन हॉल के बाद। देख रहे हो ना, ये गोलू है, ये गोलू जो है ये मुस्कुरा रहा है, गोलू जो है बालक ये मुस्कुरा रहा है। तो तुम गोलू की तरह एग्जामिनेशन हॉल से मुस्कुराते हुए निकलोगे, और जाते समय भी मुस्कुराते हुए जाओगे, क्योंकि तैयारी तुम्हारा जो है, प्रिपरेशन तुम्हारा जो है बालक बहुत ही ज़बरदस्त होगा, शानदार होगा। मिलते हैं बालक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।